डिस्क्लेमर: ये कंटेंट पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक संस्थान, समुदाय या घटना से इनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता पाई जाती है तो वह केवल कोइंसिडेंस माना जाएगा। कहानी में दिखाए गए विचार, मान्यताएं, क्रियाएं और व्यवहार केवल कथा को रोचक बनाने के लिए हैं। ये किसी भी प्रकार के अवैध, अनैतिक या हानिकारक कार्यों को बढ़ावा नहीं देता। श्रोताओं, दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल फिक्शनल एंटरटेनमेंट की तरह ही लें। एपिसोड 291 चौंकाने वाला मेहमान सब कुछ व्यवस्थित करके जय सिंह विकास को विदा करने के अवसर का लाभ उठाया। आखिरकार विकास को उस शाम अपने घर पर ही रहना था। जाते समय विकास ने एक सच्चे भाव से अपना आभार व्यक्त किया। जय, इस बार मैं सच में तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं कम है। हम सब एक परिवार हैं, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तो मेरा कर्तव्य है। विकास की आंखें थोड़ी नम हो गईं और उसने जोर से सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। जब जय सिंह विला में वापस आया तो उसने दूर से ही लीना और उसके माता पिता को प्रवेश द्वार पर खड़े देखा। जय सिंह को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसका अभिवादन करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। वो बॉस बॉस जय, लीना के पिता हकलाए। अब अनजाने में ही जय सिंह के प्रति एक भय का भाव महसूस कर रहे थे। आप मुझे बस जय कहिए, जय सिंह ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। आप विकास के ससुराल वाले और मेरे बड़े हैं, इतनी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। लीना का पूरा परिवार रोमांचित था। जय सिंह की मित्रता ने उन्हें सहज कर दिया। आखिरकार इतने धनी व्यक्ति का इतना विनम्र होना काफी असामान्य था और वे विकास के लिए बहुत आभारी थे, जिससे वे अपने दामाद से और भी अधिक संतुष्ट हो गए। बात ऐसी है, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए थी, लीना के पिता ने फुसफुसाते हुए कहा। जो भी बात है बस मुझे बताइए, जय सिंह ने आमंत्रित किया। वो लीना के पिता ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। बात ऐसी है, विकास ने हमारे लिए एक मेकअप आर्टिस्ट की व्यवस्था की है और मेकअप आर्टिस्ट को शायद कल सुबह 6 बजे के आसपास आना होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस सोसाइटी में ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता। क्या आप सुरक्षा गार्ड से बात कर सकते हैं ताकि मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा पहले आ सके? ओह, आप इस बारे में चिंतित हैं? जय सिंह हंसा। आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को मना कर सकते हैं, मैंने किसी और की व्यवस्था कर दी है। क्या? तीनों चकित रह गए। जय सिंह ने इसका भी ध्यान रखा था और जय सिंह की संपत्ति के साथ उसने किस तरह के उच्च स्तरीय मेकअप आर्टिस्ट की व्यवस्था की होगी। वे कल सुबह यहाँ होंगे, आप लोग जाकर आराम करें। समय को लेकर निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, जय सिंह ने आश्वासन दिया। हालांकि जय सिंह ने व्यवस्था कर दी थी, लीना और उसके परिवार ने पूरी रात चिंता में बिताई। आखिरकार वे बस जय सिंह के कहने पर चल रहे थे और उन्होंने अभी तक मेकअप आर्टिस्ट को देखा नहीं था, जिससे वे आशंकित महसूस कर रहे थे। अगली सुबह 5 बजे के कुछ ही समय बाद लीना और उसके माता पिता सो नहीं सके और उठ गए। खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखते हुए उत्सुकता से जय सिंह के मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार कर रहे थे। लीना की 2 मौसियां भी वहीं रह रही थीं और वे भी जल्दी उठ गई थीं। पिछली रात लीना के पिता से जय सिंह द्वारा व्यवस्थित मेकअप आर्टिस्ट के बारे में सुनने के बाद वे भी ये देखने के लिए उत्सुक थी कि जय सिंह जैसे अरबपति ने किस तरह के कलाकार की व्यवस्था की थी। लेकिन जब वे लगभग 6 बजे तक इंतजार करते रहे तब भी कोई नहीं आया था। कहीं बॉस जय भूल तो नहीं गए? लीना की मौसी ने चिंता व्यक्त की। यह इतना बड़ा कार्यक्रम है, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। बॉस जय अपने काम में काफी कुशल है, दूसरी मौसी ने धीरे से कहा। आखिरकार वह एक युवा व्यक्ति है, उन्हें सोना बहुत पसंद होता है। अगर वह ज्यादा सो गए तो ये परेशानी भरा होगा। ये सच है, अगर वह ज्यादा सो गए तो हमारी शादी की व्यवस्था का प्रबंधन करना कठिन हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? क्या हमें उसे जगाना चाहिए? क्या तुम मजाक कर रही हो? वह गहरी नींद में है। क्या होगा अगर तुम उसे जगा दो और वह नाराज हो जाए? समूह असहाय महसूस कर रहा था, उत्सुकता से चिंतित था, फिर भी किसी ने भी जय सिंह के दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं की। अगर सच में कुछ नहीं होता है तो चलो बाहर जाकर एक टैक्सी लेकर ब्यूटी शॉप चलते हैं, लीना की मां ने चुपचाप सुझाव दिया। ये काम कर सकता है, सभी सहमत हुए सिर हिलाते हुए। लगभग 6 बज चुके थे, वे वास्तव में किसी भी देरी का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जैसे ही वे जाने वाले थे, अचानक उन्होंने 3 वैनिटी वैन को दूर से धीरे धीरे आते देखा। अरे क्या वह एक गाड़ी आ रही है? यह मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हो सकता है ना? मौसी ने जल्दी से कहा। मुझे देखने दो, क्या ये हो सकता है? 3 गाड़ियां? किस तरह के मेकअप आर्टिस्ट के पास इतनी शान होती है कि वह एक साथ 3 गाड़ियों में आए? बिल्कुल, एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक गाड़ी काफी होनी चाहिए, 3 क्यों? यह निश्चित रूप से यहाँ आसपास का कोई नहीं है। लीना की मौसी बिस्तर के पास खड़ी हुई ध्यान से देखा और हाथ हिलाकर इस विचार को खारिज कर दिया। इस पर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, उन पर प्रदेश का टीवी चैनल लिखा है, यह निश्चित रूप से वे नहीं हैं।
चलो जल्दी से मेकअप के लिए बाहर चलते हैं। सभी ने अपना सामान इकट्ठा किया और नीचे चले गए, केवल ये पता लगाने के लिए कि दरवाजा खोलने पर 3 गाड़ियां उनके विला के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर खड़ी थीं। गाड़ी के दरवाजे के पास एक उत्साही व्यक्ति खड़ा था जो सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार था, आकर्षक लग रहा था और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। लीना और दूसरों को बाहर आते देखकर वो आदमी सीधे चला आया, मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज यहाँ कोई शादी है? इस आदमी को देखकर सभी चौंक गए, खासकर लीना के माता पिता और मौसियाँ और चाचा, जो सभी आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े हुए थे। लीना की मौसी सबसे पहले चिल्लाए, आप रोहित वर्मा है, दोपहर की खबरें के होस्ट, सच में ये रोहित वर्मा है? दूसरी मौसी भी आश्चर्य से चिल्लाई। वे सभी स्तब्ध थे, उन्होंने उसका परिचित चेहरा पहचान लिया और मौसी द्वारा उसका उल्लेख करने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वह कौन था। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सभी को नमस्ते, आप सच में रोहित वर्मा हैं? लीना की मां ने उत्साह से पूछा। जी, उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा। हे मेरे भगवान, ये सच में आप हैं? मौसी ने उत्साह से कहा, मैं आपकी प्रशंसक हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल पाऊंगी। आप जो दोपहर की खबरें होस्ट करते हैं वो बस अद्भुत है, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। वैसे क्या मैं आपसे ये पुष्टि करने का कष्ट कर सकता हूं कि आज यहाँ कोई शादी कर रहा है? रोहित वर्मा ने विनम्र मुस्कान के साथ पूछा। ओह हाँ, यह सही है, मौसी ने आश्चर्य में उत्तर दिया। क्या आप शादी को कवर करने आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, रोहित वर्मा ने सिर हिलाया मुस्कुराते हुए, मैं मेकअप आर्टिस्ट की व्यवस्था करने के लिए यहाँ हूँ। मेकअप आर्टिस्ट की व्यवस्था करने के लिए सभी एक बार फिर स्तब्ध रह गए। उन्हें याद आया कि जय सिंह ने क्या कहा था, क्या यह वही मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है जिसे जय सिंह ने व्यवस्थित किया था? यह असंभव है ना? यह आदमी प्रदेश के टीवी चैनल से है, उसे जय सिंह कैसे व्यवस्थित कर सकता है? भले ही जय सिंह एक अरबपति था, वह संभवतः इतना असाधारण नहीं हो सकता है ना? लीना के पिता ने पूछा, क्षमा करें, क्या आप हमें उस परिवार का नाम बता सकते हैं जिसके लिए आप मेकअप सेवाओं के लिए यहाँ हैं? लड़के का नाम विकास है और लड़की का नाम लीना है, रोहित वर्मा ने सीधे उत्तर दिया। हैं सभी भौचक्के रह गए, ये वास्तव में वे ही थे? क्या बात है, क्या आप यहाँ नहीं रहते? रोहित वर्मा ने उत्सुकता से पूछा। पता तो सही है, क्या हमने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, यह मैं हूँ, मेरा नाम लीना है, लीना ने जल्दी से कहा। आज मेरी शादी है, लेकिन क्या आप सच में मेरा मेकअप करने आए हैं? तो यह आप हैं? रोहित वर्मा मुस्कुराए, तो हम सही जगह पर है, लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की। आप सच में हमारा मेकअप करने आए हैं? लीना की मां ने अविश्वास में कहा। लेकिन होस्ट रोहित, आप भी आए मेकअप के लिए? आपने व्यक्तिगत रूप से यात्रा की? इस बिंदु पर लीना की मां अचानक उत्साहित हो गई और पूछा, तो दोपहर की शादी के लिए आप भी होस्ट हो सकते हैं? ओह नेताजी यहाँ गलतियों को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मुझे निगरानी के लिए भेजा, रोहित वर्मा ने कहा। जहाँ तक शादी की बात है, मैं होस्टिंग नहीं करूंगा। सभी को तुरंत निराशा हुई। रोहित वर्मा द्वारा शादी की मेजबानी करना चमकने का एक ऐसा अवसर होता, ऐसा कार्यक्रम शायद उन्हें जीवन भर गौरवान्वित करता। रोहित वर्मा ने आगे कहा, शादी की मेजबानी हमारे विंध्य प्रदेश स्टेशन के वरिष्ठ होस्ट विक्रम कपूर करेंगे हैं। सभी ने सदमे में कहा। लीना की मां ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और कांपते हुए पूछा, विक्रम कपूर, क्या वो खुशियों की महफिल के होस्ट नहीं है? हे भगवान, वह प्रदेश के स्टेशन पर सबसे प्रसिद्ध होस्ट है। वास्तव में खुशियों की महफिल वर्तमान में राष्ट्रीय दर्शकों की संख्या में शीर्ष 10 में शुमार है और विक्रम देश भर में एक जाने माने होस्ट है। वह सच में शादी की मेजबानी करने जा रहे हैं? क्या मैं यह सही सुन रही हूँ? मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जब वह यहाँ है तो हमारे पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ विक्रम कपूर से मिल सकते हैं। हमारा पूरा परिवार उनका प्रशंसक है। आश्चर्य की चीखें लगातार जारी रहीं और रोहित वर्मा थोड़ा मुस्कुराए। हाँ, ये खुशियों की महफिल के होस्ट हैं। वो लगभग 7 बजे यहाँ होंगे और कुछ रिहर्सल हो सकती हैं। चलिए अब और समय बर्बाद न करें, पहले मेकअप करवा लेते हैं ताकि हम बाद में रिहर्सल में देरी न करें। सभी ने उत्साह से जयकार किया। जल्दी से एक तरफ हटकर रोहित वर्मा को मेकअप आर्टिस्ट को अंदर लाने दिया। दूसरी तरफ रह रहे रिश्तेदार भी बाहर आ गए, जयकार देखकर और यह न जानते हुए कि क्या हुआ था। वे सभी पूछताछ करने के लिए आ गए। जब उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है तो वे भी उत्साह से जयकार करने लगे। आज की शादी निस्संदेह सनसनीखेज होने वाली थी। क्या ये प्रदेश के टीवी स्टेशन से एक मेकअप आर्टिस्ट है? एक लड़की ने उत्साह से पूछा। है मेरे भगवान, तो मुझे अंदर जाकर देखना होगा। लीना की मां ने तुरंत कहा, ओह सही है कृति, तुम मेकअप का अध्ययन करती हो। प्रदेश के टीवी स्टेशन के एक मेकअप आर्टिस्ट के पास निश्चित रूप से अद्वितीय कौशल होते हैं। तुम्हें जल्दी से अंदर जाकर कुछ सीखना चाहिए, इस तरह का अवसर दुर्लभ है। तुरंत कृति उत्साह से कमरे में दाखिल हुई। एक बार जब वह लीना के कमरे में पहुंची और मेकअप आर्टिस्ट को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या वो मास्टर दिनेश नहीं है? कृति की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम उन्हें जानती हो? लीना के पिता ने आश्चर्य से पूछा। मैं उन्हें कैसे जान सकती हूँ, मैंने केवल उनके बारे में सुना है और उनकी तस्वीरें देखी हैं, कृति ने फुसफुसाते हुए कहा। मास्टर दिनेश हमारे देश भर में एक बहुत प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट हैं। जो शीर्ष सितारे हमारे प्रदेश में शो के लिए आते हैं वो व्यक्तिगत रूप से उनका मेकअप करते हैं। उन्होंने जो स्मज मेकअप टेक्निक बनाई है वह वर्तमान में हम जो सीख रहे हैं उसका मुख्य विषय है। क्या ऐसा है? लीना के पिता चकित थे, ये जानते हुए कि प्रदेश के टीवी स्टेशन में काम करने वाला एक मेकअप आर्टिस्ट असाधारण होना चाहिए।
लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह इतनी प्रतिष्ठित हस्ती थी। हालांकि इस पर और अधिक ध्यान से सोचने पर जब से वे कल रात इस विला में आए थे उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था वह असाधारण था। घर की कीमत करोड़ों में थी, होस्ट विंध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध था और निश्चित रूप से मेकअप आर्टिस्ट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो मुश्किल से कल्पना कर सकता था कि आज की शादी किस स्तर तक पहुंचेगी। अपनी कल्पना से वो बस इसकी तस्वीर नहीं बना सकता था। लीना के पिता भावुक महसूस किए बिना नहीं रह सके। वास्तव में उनके परिवार की स्थिति विकास की तुलना में कुछ बेहतर थी। पहले वे इस शादी के बारे में अनिच्छुक थे, यह महसूस करते हुए कि अगर लीना शादी कर लेती है तो उसे कष्ट होगा। ये केवल विकास के ईमानदार और सच्चे चरित्र को देखने के बाद था कि वे इस रिश्ते के लिए सहमत हुए। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शादी इतनी भव्य होगी। उनकी केवल एक बेटी थी। जब तक वो खुश थी उनके लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता था। इस प्रकार उन्होंने विकास की तरफ से बहुत उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन आखिरकार कौन से माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा नहीं चाहते हैं। शादी के दिन कौन थोड़ी सी शान नहीं चाहता। कृति दरवाजे पर खड़ी थी, उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। ध्यान से मास्टर दिनेश की तकनीकों को देख रही थी। वो वास्तव में करीब से देखने के लिए अंदर जाना चाहती थी, लेकिन मास्टर दिनेश की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि उसे डर लग रहा था। तुम भी मेकअप का अध्ययन करती हो? अचानक मास्टर दिनेश ने सिर उठाकर उससे पूछा। हाँ हाँ हाँ, कृति ने जल्दी से उत्तर दिया। उसकी गर्दन लाल हो गई। ये बहुत अच्छा है, आओ मेरी किसी चीज़ में मदद करो। मास्टर दिनेश मुस्कुराए। इन रंगों को मिलाने में मेरी मदद करो। क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? कृति ने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह कैसे करना है, मास्टर दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कृति इतनी उत्साहित थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मास्टर दिनेश द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया जाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह मेकअप स्कूल में वर्षों तक शेख ही बघार सकती थी। 1 घंटे बाद दुल्हन का मेकअप पूरा हो गया। मेकअप की हुई लीना को देखकर सभी चुप रह गए। लीना की सुंदरता का औसत स्कोर 10 में से 6 था। विशेष रूप से सुंदर नहीं, लेकिन बदसूरत भी नहीं। हालांकि मेकअप ने उसे एक मानक सुंदरता में बदल दिया था, जिससे एक सनसनी फैल गई। एक वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट के योग्य दरवाजे पर खड़े लोगों ने आश्चर्य में कहा। अगर उन्होंने एक साधारण मेकअप आर्टिस्ट को काम पर रखा होता तो क्या ऐसा प्रभाव प्राप्त किया जा सकता था? तभी दरवाजे के बाहर एक और हलचल हुई। लोगों ने सिर घुमाकर देखा और देखा कि सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार व्यक्तियों का एक समूह आ रहा है। सबसे आगे विक्रम कपूर थे। हे मेरे भगवान, यह विक्रम कपूर हैं, खुशियों की महफिल के होस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें यहाँ देखूंगा। मैंने सुना है कि वह आज शादी की मेजबानी कर रहे हैं। ओह माय, ये शादी कितनी प्रतिष्ठित होनी चाहिए, लोग लगातार कह रहे थे। उत्साह से विक्रम कपूर को देख रहे थे। विक्रम कपूर एक हल्की मुस्कान और सिर हिलाकर अंदर चले गए। लीना और उसके माता पिता को एक साथ बुलाकर शादी पर चर्चा शुरू की। 9:30 बजे शुरू। लीना के पिता समय सुनकर चौंक गए। इतनी जल्दी क्यों? क्या हम 10:30 या 11 बजे शुरू नहीं कर सकते? विक्रम कपूर मुस्कुराए और कहा, ओह यह ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच में एक अतिथि प्रदर्शन खंड है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए जल्दी शुरू करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त समय हो। अतिथि प्रदर्शन। सभी चकित थे। कौन से मेहमान, किस तरह का प्रदर्शन? विक्रम कपूर ने आगे कहा, मैं अन्य मेहमानों के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। हालांकि खुशियों की महफिल के पिछले 2 एपिसोड के विजेता पहले से ही यहां हैं। वे व्यक्तिगत रूप से मंच पर प्रदर्शन करेंगे। भीड़ उत्साह से फट पड़ी। खुशियों की महफिल की इन दिनों दर्शकों की संख्या बहुत अधिक थी और शो के विजेता बड़े सितारे थे। उन्हें यहां प्रदर्शन करने के लिए शादी चौंकाने वाली रूप से उच्च प्रोफाइल थी। इसके अलावा विक्रम कपूर ने उल्लेख किया कि अन्य मेहमान भी होंगे। अगर विक्रम कपूर के मेहमान सितारे थे तो दूसरे कौन हो सकते हैं? उन्हें कम से कम काफी प्रसिद्धि के सितारे होना चाहिए। उस पल इस शादी के लिए सभी की उम्मीदें अपने चरम पर पहुंच गईं। अगर कुछ और जाने-माने सितारे आ सकते तो ये शादी शायद राष्ट्रव्यापी सनसनी पैदा कर सकती थी। सुबह सुबह जय सिंह तैयारियों में व्यस्त था और सरिता के दूसरे मामा भी व्यस्त थे। पिछली रात सरिता ने शहर के अस्पताल के गेस्ट हाउस में 35 कमरों की व्यवस्था की थी, लेकिन वे उसके मायके के रिश्तेदारों के लिए थे। जहां तक सरिता के अपने रिश्तेदारों की बात है, उन्होंने जो कमरे मूल रूप से बुक किए थे वे सभी होटल द्वारा रद्द कर दिए गए थे और पूरे शहर के किसी भी होटल में कोई कमरा उपलब्ध नहीं था। सरिता की मौसियां, चाचा, दूसरी मौसियां और इसी तरह के लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची और उन्हें सरिता के दूसरे मामा के घर पर रहना पड़ा। सरिता के दूसरे मामा एक मध्यमवर्गीय परिवार से थे जिनके नाम पर 3 घर थे। इतने सारे लोगों को ठहराना बस किसी तरह संभव था। सुबह सुबह वे मदद करने के लिए सरिता के दूसरे मामा के घर पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि एक भी शादी की गाड़ी नहीं आई थी। सुबह के 8 बज चुके थे और उन्हें 8:30 बजे निकलना था। गाड़ियां अभी भी यहां नहीं थीं तो वे कैसे आगे बढ़ते? बड़ी दीदी, उन्हें थोड़ा जल्दी करने को कहो, दूसरे मामा ने उत्सुकता से कहा। वे दुल्हन को लेने जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर गाड़ियां नहीं आईं तो हम क्या करेंगे? बड़ी मौसी के पसीने छूट रहे थे। वे गाड़ियां आसपास के उपनगरों में दोस्तों से उधार ली गई थीं और व्यवस्था करना आसान नहीं था।
इसके अलावा उनका ड्राइवरों से सीधा संपर्क नहीं था और संपर्क बनाने के लिए पहले अपने दोस्तों को ही फ़ोन करना पड़ सकता था। कई फ़ोन कॉल्स के बाद आखिरकार वो एक ड्राइवर से बात कर पाए। बड़ी दीदी, ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, बात यह है कि उन्होंने शहर में सड़कें बंद कर दी हैं। ड्राइवर ने फ़ोन उठाते ही शिकायत की। मैं सच में नहीं आ सकता, मैंने 7 अलग अलग रास्ते आजमाए, सभी बंद हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, सड़कें बंद क्यों? बड़ी मौसी हैरान थी, वे सड़कें क्यों बंद करेंगे, क्या कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आ रहे हैं? ड्राइवर ने कहा, मुझे नहीं लगता, सड़कें निजी कारों द्वारा अवरुद्ध हैं, पुलिस की गाड़ियां या ऐसा कुछ नहीं है, निजी कारें सड़कें रोक रही हैं, नीचे जाकर उनसे बातचीत करो, उनसे रास्ता बनाने और जल्दी आने के लिए कहो। बड़ी मौसी ने हताशा में आग्रह किया, हम यहाँ शादी के लिए गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, क्या आप कृपया मदद कर सकते हैं? बड़ी दीदी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इन लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ड्राइवर ने कहा। क्यों नहीं? बड़ी मौसी ने आश्चर्य से पूछा। ड्राइवर ने कहा, अभी मेरे सामने 2 कारें सड़क रोक रही हैं, एक हमर और एक बेंटली। आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। बड़ी मौसी हक्कीबकी रह गई, हमर और बेंटली सड़क रोक रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बातचीत सवाल से बाहर थी। जो भी उन कारों को चलाता था वे साधारण लोग नहीं हो सकते थे, है ना? दूसरी सड़कों का क्या? बड़ी मौसी ने तत्काल पूछा। ड्राइवर ने उत्तर दिया, इसके बारे में सोचो भी मत, हर सड़क बंद है। ज़्यादातर कारें मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। सबसे सस्ती एक रेंज रोवर है और आप मुझसे उनसे बातचीत करने की उम्मीद कैसे कर सकती है? बड़ी मौसी पूरी तरह से भ्रमित थी। क्या ऐसा हो सकता है? रामपुर शहर में इतनी सारी लग्जरी कारें नहीं होनी चाहिए, है ना? वैसे भी मुझ पर भरोसा मत करो, मुझे नहीं पता कि वे नाकाबंदी कब हटाएंगे। आप बेहतर होगा कि कुछ और सोचें, मुझे खेद है, ये कहकर ड्राइवर ने कॉल काट दी। सभी ने बड़ी मौसी की ओर देखा और दूसरे मामा ने उत्सुकता से पूछा, बड़ी दीदी क्या हो रहा है? बड़ी मौसी ने स्थिति दोहराई और बाकी सभी उतने ही भ्रमित थे। क्या हो रहा है? दिन के उजाले में सड़कें कौन रोकता है? ये सभी लोग कहाँ से हैं? दूसरे मामा घबराहट में बोल पड़े, नहीं, मैं जाकर उनसे बहस करूंगा, बस भी करो। दूसरे, मुसीबत मोल मत लो। बड़े मामा ने हाथ हिलाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों से बातचीत कर सकते हो? वे सभी अमीर लोग हैं, अमीर होने में क्या बुराई है? दूसरे मामा ने घूर कर देखा, क्या पैसा होने का मतलब है कि आप जो चाहें कर सकते हैं? सभी चुप हो गए। अमीर होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको आसानी से डराया जा सकता है। तो अब हम क्या करें? दूसरे मामा उत्सुकता से इधर उधर टहलने लगे। क्या मैं अपने घर पर भी मामले नहीं निपटा सकता? शादी की गाड़ियों के बिना मैं दुल्हन को कैसे लाऊंगा? लोग एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि अब क्या किया जा सकता है। तभी मौसी का फोन अचानक बज उठा। सभी ने देखा कि यह सरिता का नंबर था। सरिता फ़ोन कर रही है, मौसी ने कहा, यह अजीब है, वे अभी तक क्यों नहीं आए? जैसे ही वो बोली, मौसी ने कॉल का जवाब दिया और सरिता की आवाज़ आई, मौसी मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मेरी तरफ कुछ काम आ गया है, कृपया दूसरे मामा से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। तुम कहाँ जा रही हो? मौसी ने तत्काल पूछा। चाचा रामप्रसाद के यहाँ, उनके बेटे की शादी हो रही है, विकास और जय करीबी हैं, हमें मदद करने जाना है, सरिता ने कहा। क्या? मौसी उत्तेजित हो गई। चाचा रामप्रसाद तुम्हारे ससुराल के चाचा हैं, लेकिन दूसरे मामा तुम्हारे सगे मामा हैं। तुम वहाँ क्यों भाग रही हो? कुछ नहीं कर सकती, वहाँ बहुत व्यस्तता है, बहुत सारे लोग हैं और हाथ कम पड़ रहे हैं। सरिता हंसी, ठीक है, मुझे अब जाना है, हमारी गाड़ी आ गई है, हम जा रहे हैं। सरिता ने सीधे फ़ोन काट दिया और मौसी इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने लगभग अपना फ़ोन फेंक दिया। ये क्या बकवास है? उसके अपने मामा के बेटे की शादी है और वह नहीं आती, लेकिन वह किसी और के यहाँ भाग जाती है। ये किस तरह का व्यक्ति है? ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। तीसरे मामा ने गुस्से में कहा, ये सोचने के लिए कि मैंने तब मशीन फैक्ट्री में उन्हें नौकरी दिलाने में भी मदद की थी, क्या कृतघ्नता है। आह, बड़ी बहन जल्दी गुजर गई और बेटी की परवरिश अच्छी नहीं हुई, ऐसा ही होता है। देखो उसने जो दामाद लाया है, और देखो अब उन्होंने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया है, दामाद ही सब कुछ तय कर रहा है। भीड़ गुस्से में बड़बड़ा रही थी और दूसरे मामा और भी जोर से दहाड़े, मेरे बेटे की शादी हो जाने के बाद बस देखना मैं उससे कैसे निपटता हूँ। तभी एक आवाज़ अचानक बोली, मौसी अभी क्या? सरिता ने कहा कि उनकी गाड़ी आ गई है, वे अभी भी गाड़ी चला सकते हैं, क्या सड़क बंद नहीं है? सभी चौंक गए। यह सही है, अगर सड़क बंद है तो आप गाड़ी कैसे चला सकते हैं? क्या वो सिर्फ डींगे हाँक रही है? मौसी ने घूर कर देखा। ये युवक ने फुसफुसाते हुए कहा, मौसी मुझे नहीं लगता कि यह डींग है, कल रात सरिता ने कहा था कि वह शहर के अस्पताल में गेस्ट हाउस की व्यवस्था करेगी और ये तुरंत हो गया। शायद उनके पास वास्तव में गाड़ी चलाने का कोई तरीका है, क्यों न फ़ोन करके पूछ लिया जाए। आखिरकार दूसरे मामा के बच्चे की शादी का बड़ा मामला है, चलिए अभी के लिए गर्व को एक तरफ रख देते हैं। हालांकि सरिता की क्षमता पर संदेह था, लोगों को अभी भी विशिष्टताओं के बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन करना पड़ा। मौसी हम गाड़ी में हैं और बाहर जा रहे हैं, आना वास्तव में असुविधाजनक है, सरिता ने फ़ोन उठाने के बाद सीधे कहा। मौसी स्पष्ट रूप से गुस्से में बोली, मैं तुमसे आने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हारी गाड़ी चल भी सकती है? बेशक चल सकती है, गाड़ी टूटी नहीं है, क्यों नहीं चल सकती? सरिता हंसी। लेकिन क्या शहर में सड़कें बंद नहीं है? तुम कैसे निकल गई? मौसी ने तत्काल पूछा। ओ कोई बात नहीं, ड्राइवर बस नाके पर लोगों को बताते हैं और वे हमें जाने देते हैं, सरिता ने कहा। क्या? मौसी हैरान थी, लग्जरी कारों के वे ड्राइवर क्या
उनसे बात करना इतना आसान है। सरिता हंसी। बेशक, ये बस नमस्ते कहने की बात है। ये मौसी ने तुरंत फ़ोन काट दिया और उस ड्राइवर का नंबर डायल किया जिससे उसने पहले बात की थी, जोर से बोलते हुए, ठीक है, जाओ नाके पर ड्राइवरों से बात करो, वे तुम्हें जाने देंगे, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। ड्राइवर को निर्देश देने के बाद बड़ी मौसी ने मुस्कुराते हुए सभी को संबोधित किया, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, गाड़ी जल्द ही आ जाएगी, यह बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। दूसरे मामा ने उत्साह से कहा, जब तक ये बच्चे की शादी में देरी नहीं करता तब तक ठीक है। सरिता, अगर वह चाचा रामप्रसाद के यहाँ जाना चाहती है तो उसे जाने दो। चूंकि वो हमारे करीब नहीं रहना चाहती तो भविष्य में उसे दूर रहने दो। उसके बिना मेरे परिवार का बच्चा अभी भी शादी कर सकता है। सभी हंसी में फूट पड़े। शहर के अस्पताल में सरिता की वर्तमान स्थिति के बावजूद वो अभी भी एक गरीब पृष्ठभूमि से थी। भले ही पिछले 2 वर्षों में चीजों में थोड़ा सुधार हुआ हो, लेकिन वास्तव में कितना बदल सकता है। हालांकि कुछ ही समय बाद ड्राइवर ने फोन किया। बड़ी दीदी, क्या आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है? ड्राइवर की आवाज़ गुस्से में थी। मैं लोगों से गाड़ी हटाने के लिए कहने गया और उन्होंने मुझे लगभग पीट ही दिया। वे बस नहीं हटे। सच में बड़ी मौसी हैरान थी। क्या तुमने उनसे अच्छी तरह से बात की? इस तरह के लोगों के साथ तुम आक्रामक नहीं हो सकते, तुम जानती हो। बकवास, मैं आक्रामक होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये तो मारे जाने के लिए पूछने जैसा होगा, ड्राइवर ने जवाब दिया। मैंने उनसे विनती की लेकिन उन्होंने बस रास्ता बनाने से इनकार कर दिया, सड़क को अवरुद्ध करने पर जोर दिया। क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में वे रास्ता बना देंगे? असंभव। अभी अभी मेरी भतीजी और बाकी लोगों ने गाड़ी हटवा ली, बड़ी मौसी ने कहा। खैर, मुझे नहीं पता कि समस्या क्या है, लेकिन मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। कुछ सोचो, अगर मैं निकल सका तो मैं मदद करूंगा, अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ड्राइवर ने कहा। मैं माफ़ी मांगती हूँ, कृपया एक पल के लिए रुके, मुझे ये पता लगाने की ज़रूरत है कि वास्तव में क्या हो रहा है। फ़ोन काटने के बाद बड़ी मौसी ने गुस्से में कहा, वे बिल्कुल भी रास्ता नहीं दे रहे हैं। क्या सरिता मुझे धोखा दे रही है? रास्ता नहीं दे रहे? सभी हैरान थे और बड़े मामा ने भौहें सिकोड़ ली। यह सही नहीं हो सकता। क्या सरिता ने नहीं कहा था कि वे रास्ता बना देंगे? सही है। वे सभी गाड़ी से चाचा रामप्रसाद के यहाँ गए। ये कैसे संभव है कि वे रास्ता नहीं दे रहे हैं? दूसरे मामा ने भी उत्सुकता से कहा, क्या कोई गड़बड़ हो सकती है? एक गंभीर आवाज में तीसरे मामा ने कहा, मुझे लगता है कि सरिता बस डींगे हाँक रही है। उनके परिवार के पास गाड़ी कहाँ से आती है? इसके अलावा उन तरह की लग्जरी कारों के साथ अगर उन्होंने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है तो क्या वे उसे आसानी से जाने देंगे? मुझे विश्वास नहीं है, ये घृणित है, मुझसे झूठ बोल रही है, बड़ी मौसी ने गुस्से में कहा। तुरंत सरिता का नंबर डायल किया और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई वो फूट पड़ी। सरिता, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है और इसलिए तुम जानबूझकर मेरे साथ चालें चल रही हो? सरिता भ्रमित थी। बड़ी मौसी, क्या बात है? क्या बात है? क्या तुम में अभी भी पूछने की हिम्मत है? बड़ी मौसी ने गुस्से में कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने ड्राइवर को सड़क अवरुद्ध करने वाले लोगों से बातचीत करने के लिए भेजा ताकि वे गाड़ी को एक तरफ हटा दें और वे लगभग लड़ाई में पड़ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दूसरे मामा के परिवार के बच्चे की शादी होना गलत है, इसलिए तुम शादी को बर्बाद करना चाहती हो? ओह, वो मुद्दा। सरिता को अचानक एहसास हुआ, बड़ी मौसी, आप ऐसा नहीं कह सकती। अगर आप बस उन्हें बताएं कि आप चाचा रामप्रसाद के यहाँ मदद करने जा रही हैं तो वे तुरंत आपके लिए सड़क खोल देंगे। मैं आपको अभी बताना चाहती थी लेकिन आपने मेरे कहने से पहले ही फ़ोन काट दिया। क्या? बड़ी मौसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तुम क्या कह रही हो? अगर हम कहें कि हम चाचा रामप्रसाद के यहाँ मदद करने जा रहे हैं तो वे रास्ता दे देंगे? चाचा रामप्रसाद का इतना रुतबा कब से हो गया? सरिता ने कहा, बस कह दो, और अगर वे रास्ता न दे तो तुम मुझे दोष दे सकती हो। बड़ी मौसी आधा संदेह करते हुए भौहें सिकोड़कर बोली, क्या तुम अभी चाचा रामप्रसाद के यहाँ हो? लगभग पहुँच गई। बड़ी मौसी, मैं अब और बात नहीं कर सकती, मुझे मदद करने जाना है। सरिता के फ़ोन काटने के बाद बड़ी मौसी हैरान रह गईं। वो अपने आसपास के लोगों की ओर मुड़ी और फुसफुसाते हुए बताया कि सरिता ने अभी क्या कहा था। ये बकवास है। बड़े मामा ने तुरंत कहा, क्या मजाक है? वे सभी अमीर लोग हैं। बस चाचा रामप्रसाद का उल्लेख करने पर वे रास्ता दे देंगे? मुझे विश्वास नहीं है। सरिता हमें दूसरी बार बेवकूफ़ बनाने और हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। मुझे भी विश्वास नहीं है। चाचा रामप्रसाद के पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? वह बस झूठ बोल रही है। तीसरे मामा ने भी शोर मचाया। दूसरी मौसी ने आह भरी, हाय सरिता, इन वर्षों में इतनी कैसे बदल गई? वह जय का परिवार, पिता और पुत्र वास्तव में घृणित हैं। इतना गुस्सा दिलाने वाले दूसरे मामा चिंता से भरे चेहरे के साथ कांपती आवाज में बोले, तो अब हम क्या करें? अगर शादी की गाड़ी नहीं आ सकती तो हम शादी कैसे करेंगे? सभी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे और एक लंबी चुप्पी के बाद बड़ी मौसी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों न हम बस वही कोशिश करें जो सरिता ने सुझाया है। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो हम कुछ और सोचेंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को देख रहा था। अब वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। भूल जाओ, मरे हुए घोड़े को जिंदा मानकर ही इलाज कर लो। बड़े मामा ने ताली बजाई। चलो ऐसा करते हैं, ड्राइवर से एक कोशिश करने के लिए कहो। अगर यह काम नहीं करता है और दूसरे बच्चे का परिवार आज अपनी शादी नहीं कर सकता तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि चाचा रामप्रसाद के परिवार की शादी भी आसानी से न हो। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बड़ी मौसी ने अपना फ़ोन निकाला और ड्राइवर को फ़ोन किया। बहुत मनाने के बाद उसे फिर से कोशिश करने के लिए राजी किया।
समूह उत्सुकता से फोन के पास इंतजार कर रहा था। अगर ये तरीका काम नहीं करता तो शादी वास्तव में मुश्किल में पड़ जाती। सौभाग्य से 5 मिनट से भी कम समय में ड्राइवर ने फोन किया, उत्साह से कहा, यह काम कर गया, वे हमें जाने दे रहे हैं, हम अब अंदर आ सकते हैं। हे मेरे भगवान, ये चाचा रामप्रसाद कौन है? उसका इतना रुतबा कैसे हो सकता है? सभी तुरंत भौंचक्के रह गए। यह उत्साहजनक खबर थी कि उन्हें जाने दिया गया, लेकिन इस खबर को सुनकर जो ठंडक उन्हें महसूस हुई वह गहरी थी। चाचा रामप्रसाद का वास्तव में इतना प्रभाव था। कोई आश्चर्य नहीं कि सरिता चाचा रामप्रसाद के यहाँ गई। क्या वे सभी गलत व्यक्ति से चिपके हुए थे? क्या ये हो सकता है कि चाचा रामप्रसाद ही असली प्रभावशाली व्यक्ति थे? एक लंबी चुप्पी के बाद बड़े मामा ने अचानक खांसा, दूसरे भाई तुम व्यस्त रहो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि क्या कोई मदद की जरूरत है, मैं भी जाऊँगा। तीसरे मामा ने जल्दी से उसका पीछा किया और दूसरी मौसी बिना देर किए बिना एक शब्द कहे चली गईं। इस समय बाहर ज्यादा मदद करने के लिए कुछ नहीं है, दूसरे मामा ने धीरे से कहा, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बड़े मामा, तीसरे मामा और दूसरी मौसी नीचे गए, जल्दी से पिछवाड़े में एक कार में बैठे और जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे उन्होंने देखा कि बड़ी मौसी वहां रास्ता रोके खड़ी थीं। तुम कहां जा रहे हो? तीनों शर्मिंदा दिखे। बड़े मामा ने धीमी आवाज में कहा, खैर बात ऐसी है, मैं मुझे बाहर जाकर देखना है। चाचा रामप्रसाद के बच्चे की आज शादी है, मुझे पहले शगुन पहुंचाना है। बड़ी मौसी ने सिर हिलाया, ठीक है मैं भी आऊंगी, चलो साथ चलते हैं। तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि क्या हो रहा है। ये वास्तव में शगुन पहुंचाने के बारे में नहीं था, वे मुख्य रूप से ये देखना चाहते थे कि चाचा रामप्रसाद के साथ क्या हो रहा है। जिस तरह से उन लग्जरी कार ड्राइवरों ने रास्ता बनाया वो उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था। वे चारों गाड़ी से निकले, लेकिन जैसे ही वे चौराहे पर पहुंचे उन्हें रोक दिया गया। 2 लग्जरी कारों ने सड़क को सील कर दिया था, जिससे वे बाहर नहीं निकल सकते थे। ये चौराहा भी बंद है। वे चारों भौंचक्के रह गए, यह नाकाबंदी बहुत ज्यादा थी, है ना? तो क्या हम कोशिश करें? बड़े मामा ने धीमी आवाज में कहा, बस कहो कि हम चाचा रामप्रसाद के बेटे की शादी में जा रहे हैं, देखें कि क्या वे हमें जाने देते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तीसरे मामा कार से बाहर निकले, लग्जरी कार के ड्राइवर से संक्षेप में बात की और वे दोनों लग्जरी कारें रास्ते से हट गईं। आंखें चौड़ी और मुंह खुला लिए कार में लौटते हुए तीनों चकित थे। तीसरे भाई, क्या तुमने चाचा रामप्रसाद का नाम लिया? हाँ, उन्होंने तुरंत रास्ता साफ कर दिया। तीसरे मामा रुके, फिर कहा, और वे बहुत विनम्र भी थे। ये क्या हो रहा है? सभी भौंचक्के रह गए। क्या चाचा रामप्रसाद का नाम सच में इतना शक्तिशाली था? वे आगे बढ़े और थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे ये भी नहीं जानते कि चाचा रामप्रसाद के परिवार की शादी कहाँ हो रही है। क्या हमें पहले उनके घर जाना चाहिए? बड़े मामा ने सुझाव दिया, मुझे पता है कि उनका घर कहाँ है। अच्छा विचार है। सभी सहमत हुए और सीधे चाचा रामप्रसाद के घर चले गए। चाचा रामप्रसाद का घर जय सिंह के गांव जैसे ही एक छोटे से गांव में था। हालांकि यह शहर में था, यह पुराने जिले का हिस्सा था और काफी जीर्ण शीर्ण था। चाचा रामप्रसाद के घर पहुंचने पर उन्होंने उसे खाली पाया। हैरान होकर उन्होंने जल्दी से पड़ोसियों से पूछा और पता चला कि चाचा रामप्रसाद का परिवार शादी की तैयारी के लिए चला गया था। गांव वालों से शादी के स्थल के बारे में पूछने के बाद उन्हें पता चला कि कार्यक्रम स्वर्गलोक क्लब में हो रहा था। हे भगवान, स्वर्गलोक क्लब! तीसरे मामा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये रामपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध निजी क्लब है, एक ऐसी जगह जहां अमीर भी तब तक नहीं जा सकते जब तक कि उनका समान दर्जा न हो। चाचा रामप्रसाद ऐसा क्या काम करते हैं कि वह अपने बेटे की शादी वहां कर सकते हैं? उनकी कितनी अविश्वसनीय प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लगता है हमने सच में चाचा रामप्रसाद को कम आंका। बड़े मामा ने आह भरी, इन सभी वर्षों में कौन जानता है कि वे कितनी दूर आ गए हैं। ऐसा लगता है कि वे बस हमारे सामने विनम्र बने रहे, हम सरिता के बराबर नहीं हैं। आखिरकार वह रामपुर शहर में है और चाचा रामप्रसाद के परिवार को सबसे अच्छी तरह जानती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दूसरे भाई के बच्चे की शादी में नहीं गई। वह सरिता सच में बहुत आगे निकल गई है। दूसरी मौसी ने गुस्से में कहा, ऐसी बात और उसने हमें नहीं बताया? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि वह नहीं चाहती थी कि हम चाचा रामप्रसाद के बेटे की शादी में जाएं और हमें शर्मिंदा करें? तुम क्या कह रही हो? वह सरिता, वो बहुत घृणित है। सभी ने शोर मचाना और सरिता की निंदा करना शुरू कर दिया। बड़ी मौसी ने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाया, तो अब हम क्या करें? सभी ने एक दूसरे को देखा। तीसरे मामा ने बड़बड़ाया, कैसा रहेगा अगर हम स्वर्गलोक क्लब जाकर देखें? ये रामपुर शहर का शीर्ष क्लब है, न केवल शानदार है बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कई बड़े लोगों से मिल सकते हैं। इस तरह के अवसर अक्सर नहीं आते। यह एक अच्छा विचार है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वे वास्तव में सभी जाना चाहते थे। वे सीधे स्वर्गलोक क्लब गए, लेकिन क्लब से 3 मील दूर उन्हें रोक दिया गया। उनके आगे शादी की कारों का एक लंबा जुलूस था और बेड़े में सबसे कम भव्य कार भी उनकी पहुंच से बाहर थी। वे सभी स्तब्ध थे। तीसरे मामा ने आश्चर्य में कहा, यह किस तरह के बड़े आदमी के पास ऐसा मोटरकेड होगा? है भगवान, इस जुलूस में कोई भी कार 20 लाख से कम की नहीं है। बड़े मामा और मौसी कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन कीमत से जानते थे कि यह कोई छोटी बात नहीं थी। यहाँ 100 या 200 शादी की कारें होनी चाहिए, है ना? चाचा रामप्रसाद ने इतनी सारी लग्जरी कारें कहाँ से ढूंढी? बड़े मामा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, सच में, जैसा कि कहा जाता है, 3 दिन दूर रहे व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए।
बड़ी मौसी ने आह भरी, किसने सोचा होगा कि चाचा रामप्रसाद जो कभी ईमानदार और विनम्र थे इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमें चाचा रामप्रसाद के प्रति अपना रवैया बदलने की जरूरत है। हम सरिता और उसके परिवार को हमेशा सबसे आगे नहीं रहने दे सकते। बड़ी बहन सही कह रही है, चाचा रामप्रसाद आखिरकार हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम केवल सरिता के परिवार के साथ अच्छे संबंध कैसे रख सकते हैं। दूसरी मौसी ने घोषणा की, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं यहाँ चाचा रामप्रसाद की शादी में मदद करने के लिए रुकूंगी। दूसरे भाई की तरफ बहुत सारे लोग हैं, उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, मैं भी रुक रहा हूँ, अन्य तीनों ने कहा। यहाँ तक पहुँचने के बाद मामा के यहाँ शादी में कौन जाएगा। बहुत कठिनाई के बाद वे अंततः स्वर्गलोक क्लब पहुँचे। शादी की कारें पहले ही दूसरी तरफ से निकल चुकी थीं और उन्हें सुरक्षा को बताना पड़ा कि वे चाचा रामप्रसाद के चचेरे भाई बहन हैं, तभी उन्हें अंदर जाने दिया गया, अन्यथा वे बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। एक बार अंदर जाने के बाद सभी एक बार फिर चकित रह गए। यहाँ की विलासिता इतनी चौंकाने वाली थी कि वे सभी चाचा रामप्रसाद के और भी अधिक प्रशंसक बन गए। प्रवेश द्वार पर कई मेजें लगी हुई थीं जहां लोग बैठकर उपहारों की सूची लिख रहे थे। पहले शगुन के पैसे दे देते हैं, तीसरे मामा ने फुसफुसाया। तुम कितना दे रहे हो, मौसी ने धीमी आवाज में पूछा। खैर, तीसरे मामा ने अपना सिर खुजलाया और चुपचाप कहा, हमारे रिश्ते को देखते हुए 500 की सीमा है। बकवास क्या, यह अभी भी 500 की बात है। मामा ने घूर कर देखा, पहले ये काफी था लेकिन अब 500 देना शर्मनाक होगा, है ना। तो कितना, तीसरे मामा ने चुपचाप पूछा। 5000, मामा ने सीधे कहा। क्या, तीसरे मामा स्तब्ध थे। मैं इतने पैसे नहीं लाया, मेरे पास 5000 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वह मेरे दूसरे भाई के बच्चे के लिए है। तुम्हारे दूसरे भाई के बच्चे का बाद में ध्यान रखा जा सकता है, हमें पहले चाचा रामप्रसाद का हिस्सा सही करना होगा, मामा ने तत्काल फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम देख नहीं सकते कि अब स्थिति क्या है। तीसरे मामा तुरंत चुप हो गए। दूसरी मौसी ने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, बड़े भाई, क्या हमें सच में इतना देना होगा। 5000 यह बहुत ज्यादा है ना। तुम क्या जानती हो, मामा ने कहा, हम इन वर्षों में चाचा रामप्रसाद और दूसरों से दूर हो गए हैं। अब उस दूरी को पाटना आसान नहीं है, यह एक मौका है। 5000 सौंपने पर यह निश्चित रूप से एक छोटी राशि नहीं है, ये कई लोगों के बीच अलग दिखेगी और चाचा रामप्रसाद इस पर ध्यान देंगे, तब वो हमारे इरादे को समझेंगे, है ना। आप सही कह रहे हैं, मौसी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। 5000 ही सही, हम इस पैसे पर कंजूसी नहीं कर सकते। सभी ने सिर हिलाया और उपहार सूची की मेज पर एक साथ चले गए। मामा ने नेतृत्व किया, 5000 रुपये का एक बंडल निकाला और सभी के सामने उसे सौंपते हुए गर्व से कहा, 5000। रामलाल, एक युवक ने पैसे लिए उन्हें गिनने की जहमत उठाए बिना और उसे बगल में एक तराजू पर रख दिया। 58 ग्राम नोट कर लिया, युवक ने कहा। 1 मिनट रुको, मामा घबरा गए। क्या, इसका क्या मतलब है। 58 ग्राम से तुम्हारा क्या मतलब है। ये पैसे के बारे में है, वजन के बारे में नहीं। युवक ने मामा की ओर देखा। चाचा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक एक नोट गिनने में हमेशा के लिए लग जाएगा, इसलिए हम इसके बजाय वजन से गणना करते हैं। क्या, मामा हैरान थे, कितने लोग हो सकते हैं। तुम ये बच्चा, तुम अपने काम में इतने आलसी कैसे हो सकते हो। तुम्हें पैसे गिनने और हिसाब रखने का काम सौंपा गया है, तो आलसी होने का क्या मतलब है। क्या इतने पैसे हो सकते हैं कि तुम गिन नहीं सकते। युवक ने असहाय होकर देखा। चाचा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम सभी शहर की लेखा फर्मों से आए हैं। भले ही फर्म में हर कोई एक साथ काम करे, हम शायद आज के पैसे को एक एक नोट गिनकर खत्म नहीं कर सकते। ऐसा करने का कोई तरीका ही नहीं है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, कितना पैसा हो सकता है, तुम्हें तो हिसाब लगाना भी नहीं आता। तीसरे मामा ने ताना मारा। मेरा बच्चा तो सब कुछ साफ साफ गिन सकता है, क्या तुम ये भी नहीं समझ सकते। जैसे ही वो युवक कुछ कहने वाला था, एक अधेड़ आयु का व्यक्ति पीछे से मुस्कुराता हुआ आया। नमस्ते, क्या आप कृपया मुझे पहले मेरा शगुन देने देंगे। बड़े मामा ने सिर घुमाकर उस व्यक्ति पर एक नज़र डाली। अभी हमारी गिनती पूरी नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्या है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बड़ी मौसी ने उसे एक तरफ खींच लिया। चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसने उस व्यक्ति को देखा। कोई बात नहीं, आप पहले दे दीजिए, आप पहले दे दीजिए। इसका क्या मतलब है। बड़े मामा थोड़े चिढ़ गए। वह रामपुर शहर के समृद्धि ग्रुप के सीईओ है, बड़ी मौसी ने फुसफुसाकर कहा। हमारी कंपनी का समृद्धि ग्रुप की सहायक कंपनियों के साथ बहुत सहयोग है। यह आदमी प्रदेश में एक बड़ी हस्ती है। बड़े मामा चौंक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो उस आदमी ने मेज पर एक बक्सा रखा और मुस्कुराते हुए कहा, वांगशिंगे, धन्यवाद। युवक ने बक्सा खोला और वह पैसों से भरा हुआ था, जिसे देखकर बड़े मामा की आंखें फटी की फटी रह गईं। युवक ने पैसे तराजू पर रखे एक नज़र डाली और कहा, 390 ग्राम। किसी ने तुरंत इसका हिसाब लिख लिया और वांगशिंगे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद, कष्ट के लिए क्षमा करें। इसके बाद वांगशिंगे ने अपने कपड़े ठीक किए और सीधे हॉल में चले गए। वांगशिंगे के जाते ही सूट पहने एक और आदमी आया, उसने भी पैसों से भरा एक बक्सा मेज पर रख दिया। एक के बाद एक बड़े मामा और उनके समूह ने अपनी चौड़ी आंखों से देखा कि 1 दर्जन लोग आए। हर एक ने मेज पर पैसों का एक बक्सा रखा और हर बक्से में लाखों रुपए थे। सरिता के मायके के चारों सदस्यों के पसीने छूट गए और आखिरकार उन्हें समझ में आया कि उस युवक ने पहले क्या कहा था। अगर उन्हें एक एक करके पैसे गिनने पड़ते तो यह निश्चित रूप से एक असंभव काम होता। चारों ने एक दूसरे को देखा।
इन उपहारों की तुलना में उनके 5,000 निश्चित रूप से बहुत अलग लग रहे थे। लेकिन अगर वे पहले अनोखे थे तो अब वे दूसरों के बीच बिल्कुल सादे लग रहे थे। जैसे ही चारों चुप थे, अचानक एक आवाज गूंजी, विक्रम सिंह। 1,000 चारों ने मुड़कर देखा तो विक्रम सिंह और सरिता को आते देखा, जो अपना शगुन देने आए थे। वे एक पल के लिए चौंक गए और फिर जोर से हंस पड़े। 5,000 भी बुरे नहीं थे, और यहाँ तो कोई 1,000 लेकर आया था। हा हा हा, सरिता तुम अभी आए हो? बड़ी मौसी तुरंत हंसी। अरे किसी की शादी है और तुम सिर्फ 1,000 दे रही हो, ये थोड़ा कंजूसी वाला नहीं है? सरिता ने आखिरकार उन चारों रिश्तेदारों को देखा, मुस्कुराई और कहा, ये सिर्फ एक शादी है। दिया गया पैसा केवल शुभकामनाओं का प्रतीक है। भावना मायने रखती है, प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी 1,000 बहुत कम है। बड़ी मौसी ने चारों ओर देखा और कहा, ऐसी जगह पर मेरा अनुमान है कि प्रति व्यक्ति भोजन का खर्च 1,000 से कम नहीं होगा। तुमने 1,000 दिए और 2 लोगों को लेकर आए हो। ओह नहीं, 3 जय सिंह भी आ रहा होगा। 3 लोग? क्या तुम अपने पैसे वसूल करने की कोशिश कर रही हो? सरिता का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने बात करना बंद कर दिया। केवल उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान की झलक थी। वो अपने रिश्तेदारों को बहुत अच्छी तरह जानती थी और उनके स्वभाव को समझती थी। सरिता ने अब उनसे और उलझना ठीक नहीं समझा। बड़ी मौसी और अन्य लोगों ने थोड़ी देर ताने मारे, लेकिन आखिरकार वे सरिता और अन्य लोगों के पीछे हॉल में चले गए। अंदर जाते ही वे एक बार फिर चकित रह गए। शादी का स्थान किसी की कल्पना से भी परे सजाया गया था, सचमुच आलीशान। विभिन्न फोटोग्राफी उपकरण पूरी तरह से तैयार थे। यह व्यवस्था शादी के लिए नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगीत कार्यक्रम होने वाला है। नीचे काफी लोग बैठे थे, बहुत शोर हो रहा था। लेकिन बड़ी मौसी ने एक नज़र डाली और रामपुर शहर की कई महत्वपूर्ण हस्तियों, प्रमुख निगमों के सीईओ को देखा, जो सभी नीचे भीड़ में बैठे थे, जिससे उनका आश्चर्य और बढ़ गया। ठीक उसी क्षण चाचा रामप्रसाद और उनकी पत्नी उधर चले आए। अरे रामप्रसाद चाचा, बड़ी मौसी ने तुरंत हाथ हिलाया। आह, तुम लोग आखिरकार आ ही गए। चाचा रामप्रसाद और उनकी पत्नी ने बड़ी मौसी और दूसरों को देखे बिना दौड़कर विक्रम सिंह का हाथ उत्साह से पकड़ लिया और कहा, बहुत अच्छा, शादी शुरू होने वाली है। अगर तुम नहीं आते तो मैं किसी को इंतजार करने के लिए भेजता। चलो जल्दी करो, सामने बैठो, सामने बैठो। मैंने सीटें व्यवस्थित की हैं, चलो साथ चलते हैं। बड़ी मौसी और उनका समूह हक्का बक्का रह गया। यह क्या हो रहा था? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नमस्ते किया और उसने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह एक छोटे से इतना विनम्र क्यों हो रहा था? इसका क्या मतलब था? रामप्रसाद चाचा, बड़े मामा ने भी पुकारा। तभी चाचा रामप्रसाद ने उधर एक नज़र डाली, एक औपचारिक मुस्कान देते हुए कहा, ओह तुम भी यहाँ हो? बस कोई भी सीट ढूंढ लो, कोई भी सीट। ये कहकर चाचा रामप्रसाद ने बड़ी मौसी और बड़े मामा और उनके समूह को अनदेखा कर दिया और विक्रम सिंह और सरिता को सामने की ओर खींच कर ले गए। बड़े मामा और उनका समूह भौचक्का रह गया। एक दूसरे को देखने के बाद वे भी उनके पीछे हो लिए। उन्हें स्थिति समझ में नहीं आई, लेकिन आखिरकार वे रिश्तेदार थे। सरिता और उसके समूह को सामने बैठने का मौका क्यों मिलना चाहिए, जबकि उन्हें कोई भी सीट ढूंढनी पड़ रही थी? सामने वास्तव में कुछ खाली सीटें थीं और ये उपलब्ध सबसे अच्छी सीटें थीं। सरिता अभी अभी बैठी थी, लेकिन वहां स्पष्ट रूप से केवल 3 या 4 लोगों के लिए जगह थी और निश्चित रूप से 6 के लिए पर्याप्त नहीं थी। सरिता और विक्रम सिंह ने अपनी सीटें ले लीं, जिससे बड़े मामा और बड़ी मौसी और उनके 4 लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। चाचा रामप्रसाद का उनके लिए सीटों की व्यवस्था करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अंततः तीसरे मामा और दूसरी मौसी ने बैठने के लिए दूसरी जगहें ढूंढ लीं, जबकि बड़े मामा और बड़ी मौसी बेशर्मी से यहीं अपनी जगह बना ली। ठीक है, चलो शादी शुरू करने की तैयारी करते हैं। चाचा रामप्रसाद हंसे, मैं कुछ व्यवस्था करने जा रहा हूँ। ठीक है। चाचा रामप्रसाद के मंच के पीछे जाने के कुछ ही समय बाद शादी शुरू हो गई। मेजबान कोई और नहीं बल्कि विक्रम कपूर थे, जिनके आते ही दर्शकों में से कई लोगों की चीखें निकल गईं। तीसरे मामा और दूसरी मौसी पीछे की ओर बैठे थे, मुख्य रूप से रामपुर शहर के लोगों के बीच। संयोग से वे ठीक प्रेमनाथ और सुजाता के बगल में बैठे थे। प्रेमनाथ के शुरुआती वर्षों में विक्रम सिंह के साथ अच्छे संबंध थे और चाचा रामप्रसाद के साथ भी कुछ व्यवहार था, इसलिए वो चाचा रामप्रसाद के बेटे की शादी में शामिल हुए। हालांकि इस समय उनके चेहरे के भाव अच्छे नहीं थे। प्रेमनाथ उदास दिख रहे थे, जबकि सुजाता का चेहरा पूरी तरह से कठोर था। इसका कारण ये था कि वे दोनों जानते थे कि यह शादी जय सिंह ने विकास के लिए आयोजित की थी। तीसरे मामा प्रेमनाथ को जानते थे और बैठते ही तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, बॉस प्रेमनाथ, अरे यहाँ आपसे मिलना कितना सुखद संयोग है। प्रेमनाथ ने एक कठोर मुस्कान के साथ कहा, आप भी यहाँ हैं? हाँ रामप्रसाद चाचा, आखिरकार हमारे भाई हैं। तीसरे मामा ने गर्व से कहा, जैसे कि चाचा रामप्रसाद से जुड़ा होना एक बड़े सम्मान की बात हो। ओह, प्रेमनाथ ने जवाब में सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से कोई रुचि नहीं थी। वैसे आपकी बेटी कैसी है? तीसरे मामा ने अचानक पूछा, क्या उसकी जय सिंह के साथ सगाई तय नहीं है? मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा, वह कैसी है? प्रेमनाथ का चेहरा गहरा हो गया जब उन्होंने धीरे से कहा, सगाई रद्द कर दी गई है। ऐसा है क्या? तीसरे मामा तुरंत मुस्कुराए, बॉस प्रेमनाथ, यह शायद आपने एक अच्छा निर्णय लिया है। मुझे हमेशा लगता था कि वह सगाई अनुचित थी। वह जय सिंह वो पूरी तरह से निराशाजनक है।
बस देखिए कि उसने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या किया है, उसने अपने परिवार का क्या हाल बना दिया है। ऐसा आदमी वो कभी भी आपकी बेटी के योग्य कैसे हो सकता है। प्रेमनाथ चुप रहे और सुजाता ने तीसरे मामा को बिना कुछ कहे ठंडी नजरों से घूरा। तीसरे मामा खुद से बातें करते रहे, लगातार जय सिंह की गलतियां गिनाते रहे। वो काफी बेखबर थे और ये देखने में असफल रहे कि जैसे जैसे वो बड़बड़ाते जा रहे थे, प्रेमनाथ और सुजाता के चेहरे के भाव और भी गंभीर होते जा रहे थे। शादी योजना के अनुसार आगे बढ़ी और दूल्हा दुल्हन की रस्में पूरी होने के बाद मंच की रोशनी अचानक बदल गई और कई कलाकार मंच पर आ गए। इन व्यक्तियों के आने से भीड़ में उन्माद छा गया, क्योंकि वे कोई और नहीं बल्कि लोकप्रिय राष्ट्रीय रियलिटी शो खुशियों की महफिल के हालिया विजेता थे, जो सभी जाने माने सितारे थे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! तीसरे मामा हक्के बक्के रह गए ये सोचकर कि सितारों को भी आमंत्रित किया गया था। ये शादी कितनी भव्य होनी चाहिए। जब इन कलाकारों का प्रदर्शन समाप्त हो गया तो नए सितारे मंच पर आए। उनमें से हर एक प्रसिद्ध था, जिन्हें आमतौर पर देखना दुर्लभ था, और आयोजन स्थल पर माहौल अपने चरम पर पहुंच गया। 1 घंटे से अधिक के प्रदर्शन के बाद मेजबान विक्रम कपूर मंच पर आए और उत्साह से घोषणा की, देवियों और सज्जनों, कुछ ही देर में एक रहस्यमयी अतिथि नवविवाहितों को अपनी सच्ची शुभकामनाएं देने के लिए प्रकट होंगे। ये रहस्यमयी अतिथि अभी अभी रामपुर शहर पहुंचे हैं और तुरंत प्रदर्शन करेंगे। कृपया इस विशेष अतिथि का अपनी सबसे गर्मजोशी भरी तालियों से स्वागत करें। दर्शकों ने तुरंत ताली बजाना शुरू कर दिया। दूसरी मौसी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन सा रहस्यमयी अतिथि है जो इतना भव्य है? क्या हमने जो सितारे देखे हैं उनसे भी कोई प्रभावशाली हो सकता है? वास्तव में कौन हो सकता है? तीसरे मामा ने भी धीरे से कहा। अचानक एक मधुर आवाज में गायन शुरू हुआ, जिसने आयोजन स्थल को शांत कर दिया, इससे पहले कि वह जयकारों से गूंज उठे। ये तीसरे मामा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये तो ईशा का गाना लगता है। ईशा, वो ईशा जो इस समय देश की सबसे लोकप्रिय हस्ती है। दूसरी मौसी भी भौचक्की रह गई है। भगवान, यह वह तो नहीं हो सकती है ना, वह एक शीर्ष स्तर की सितारा है, वह यहाँ कैसे हो सकती है? कौन जाने, लेकिन यह वास्तव में उसी का गाना है। तीसरे मामा की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर ईशा आई है तो इस शादी का पैमाना वास्तव में आसमान छू रहा है। दूसरी मौसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मंच पर ध्यान से देखती रही। जैसे ही दर्शकों ने उत्साह से जयकारे लगाए, सफेद पोशाक में एक सुंदर महिला प्रकट हुई। यह स्वयं ईशा थी। माइक्रोफोन पकड़े हुए वह गाते हुए भीड़ की ओर हाथ हिला रही थी, जिससे आयोजन स्थल की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई। ईशा अकेले ही पिछले सभी सितारों के बराबर थी। वो असली सुपरस्टार थी, एक शीर्ष घरेलू हस्ती जिसे लाखों लोग देखते थे। हे भगवान, ये सच में ईशा है? तीसरे मामा ने सदमे में कहा। क्या मैं सपना देख रही हूँ? दूसरी मौसी ने उत्सुकता से पूछा। मेरी बेटी उसे बहुत पसंद करती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम उसका ऑटोग्राफ ले सकते हैं? ओह, अगर मुझे एक ऑटोग्राफ मिल जाए तो मेरी बेटी खुशी से मर जाएगी। एक ऑटोग्राफ लेना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। तीसरे मामा मुस्कुराए। आखिरकार उसे चाचा रामप्रसाद ने आमंत्रित किया था। चाचा रामप्रसाद के साथ हमारे संबंधों के साथ बस उनके एक शब्द से काम हो जाना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया है, मैं अभी चाचा रामप्रसाद को ढूंढने जाती हूँ, दूसरी मौसी ने उत्साह से कहा। अपना गाना खत्म करने के बाद ईशा विकास और लीना के पास आई। मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप दोनों को एक सामंजस्यपूर्ण विवाह की कामना करती हूँ, साथ में बूढ़े हों। विकास उत्साह से घबरा गया, जबकि लीना रो पड़ी। ईशा उनकी उम्र के हर किसी की आदर्श थी। पहले वे ऐसे आदर्श को केवल टीवी या फिल्मों में देख सकते थे। कौन सोच सकता था कि वे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और वह व्यक्तिगत रूप से उनकी शादी को आशीर्वाद देगी। लीना का शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह आगे बढ़कर ईशा को गले लगाना चाहती थी, लेकिन झिझक के कारण पीछे हट गई। उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। ईशा धीरे से मुस्कुराई और लीना की ओर अपनी बाहें फैला दीं। लीना के आंसू तुरंत फिर से बहने लगे और वह खुशी से अभिभूत होकर ईशा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद ईशा नीचे उतर गई और शादी समाप्त हो गई। सभी लोग मेज के चारों ओर बैठने के लिए बिखर गए और दूसरी मौसी तुरंत उठी, चाचा रामप्रसाद को खोजने के लिए दौड़ी और उनसे ईशा के ऑटोग्राफ की व्यवस्था करने के लिए कहा। ईशा का ऑटोग्राफ चाचा रामप्रसाद अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सके और फुसफुसाए, लेकिन वह एक बड़ी स्टार है, मुझे डर है कि यह थोड़ा अनुचित है। क्या अनुचित है? तुमने उसे यहाँ आमंत्रित किया, इतना पैसा खर्च किया, एक ऑटोग्राफ मांगने में क्या गलत है? दूसरी मौसी ने वापस फुसफुसाया। हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया, चाचा रामप्रसाद ने फुसफुसाया। क्या? दूसरी मौसी का मुंह खुला रह गया। तुम कह रहे हो कि वह स्वेच्छा से आई सिर्फ प्रदर्शन करने और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए? क्या तुम लोग वास्तव में बहुत करीबी हो या कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ किसी दोस्त से मिलने आए हैं और एक दोस्त की मदद करने आए हैं, चाचा रामप्रसाद ने कहा। कौन है वह? किसका इतना प्रभाव है? दूसरी मौसी ने सोचा। मुझे नहीं पता, चाचा रामप्रसाद ने कंधे उचकाए। जब वह आए तो उसने यही कहा, मेरे पास पूछने का समय भी नहीं था। जब मैं इस दोस्त से मिलूंगा तो मुझे कुछ जाम जरूर पिलाने होंगे। दूसरी मौसी उलझन में थी। इतने बड़े लोगों के बीच ईशा आखिर किसके लिए आई थी? दूसरी तरफ बड़ी मौसी और मामा ने आखिरकार विक्रम सिंह और सरिता के साथ एक ही मेज पर बैठने की हिम्मत जुटाई। सभी व्यंजन परोसे जा चुके थे, लेकिन जय सिंह अभी तक नहीं आया था।
बड़ी मौसी ताना मारे बिना नहीं रह सकी। सरिता, जय सिंह का क्या हो रहा है? क्या उसने नहीं कहा था कि वह एक अच्छा दोस्त है? वह व्यक्तिगत रूप से शादी में कैसे नहीं आ सकता? ये कैसा दोस्त है? बड़े मामा ने भी व्यंग्यात्मक रूप से कहा। बिल्कुल, सभी महत्वपूर्ण लोग यहाँ हैं, वे सभी समय निकालने में कामयाब रहे, क्या वह एक पल नहीं निकाल सकता? विक्रम सिंह ने उनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और सरिता बस बिना कुछ कहे ताना मारकर मुस्कुरा दी। उसी क्षण विकास और उसकी पत्नी आए मुस्कुराते हुए। सभी कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, नवविवाहित जल्द ही जाम पिलाने आएंगे। आप सभी की मदद के लिए धन्यवाद। कोई जल्दी नहीं चाचा, रामप्रसाद मामा ने ताना मारा। जय सिंह अभी तक नहीं आया है। वो विकास का बचपन का दोस्त है, क्या हम उसके बिना शुरू करने जा रहे हैं? जय सिंह तो काफी समय से यहाँ है, विकास ने चकित होकर कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह यहाँ है? मामा ने आश्चर्य से पूछा। मैंने उसे क्यों नहीं देखा? ओह, वो ऊपर मेहमानों की देखभाल कर रहा है, विकास ने कहा। ऊपर मेहमान है? बड़ी मौसी ने उत्सुकता से पूछा। और तुम जय सिंह से उनकी देखभाल करवा रहे हो? तुम दोनों ऊपर जाकर उनका स्वागत क्यों नहीं करते? वहां बस एक मेज है, ज्यादा नहीं, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा वे ऐसे मेहमान नहीं हैं जिनका हम मनोरंजन कर सकें। तुम्हारा क्या मतलब है? बड़ी मौसी थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसी क्षण विकास और लीना बाहर चले गए। दंपति ने अपने कपड़े बदल लिए थे और जाम पिलाने के लिए आने के लिए तैयार थे। नवविवाहित आ गए, जाम के लिए तैयार हो जाओ। बड़े मामा ने उत्सुकता से इंतजार करते हुए जल्दी से अपना गिलास उठाया। हालांकि विकास और लीना नीचे नहीं आए, वे बस वहीं खड़े इंतजार करते रहे। नीचे की भीड़ भी उनकी ओर देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वे भी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि दो लोग धीरे धीरे बाहर चले आए और भीड़ तुरंत जयकारों से गूंज उठी। जय सिंह, मामा ने आश्चर्य से कहा। ईशा, बड़ी मौसी भी दंग रह गई। जो दो लोग बाहर आए थे वे वास्तव में जय सिंह और ईशा थे। ईशा ने एक नई पोशाक पहनी और जय सिंह के हाथ पर हाथ रखकर उसकी तरफ ऐसे मुस्कुराती हुई खड़ी थी जैसे वह उसकी प्रेमिका हो। दीप्तिमान और अत्यंत सुंदर, उसने सभी को सचमुच चकित कर दिया। ये क्या हो रहा है? दूर से तीसरे मामा भी हक्के बके रह गए। वे एक साथ कैसे खड़े हैं और इतने प्यार से? क्या ईशा यहाँ एक दोस्त से मिलने नहीं आई थी? ये सब क्या है? दूसरी मौसी भी पूरी तरह से हैरान थी। सुजाता ने ठंडी सांस भरी और कहा, तुम्हें अभी भी नहीं पता? ईशा का दोस्त कोई और नहीं बल्कि जय सिंह है। आह, दोनों लगभग उछल पड़े। ये दुनिया में क्या हो रहा था? क्या उन्होंने कोई भूत देख लिया था? जय सिंह इतने निम्न स्तर का व्यक्ति, उसने ऐसा दोस्त कब बना लिया? सुंदरता में बेजोड़ प्रतिभा और कला में दोहरी विलक्षण, एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा और एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ ईशा बस एक आदर्श प्रेमिका का प्रतीक थी। लेकिन सभी लोगों में से उसने जय सिंह को क्यों चुना? तीसरे मामा को समझ नहीं आया, दूसरी मौसी को समझ नहीं आया और ठीक उसी तरह सामने वाले मामा और मौसी को भी इसका कोई मतलब समझ नहीं आया। जय सिंह को ईशा के बगल में खड़ा देखकर उन चारों ने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। हालांकि वहां ईशा खड़ी थी ठीक जय सिंह के बगल में नवविवाहितों के साथ और सीधे एक मेज पर चली गई। इस मेज पर आसपास बैठे लोग सभी प्रदेश की प्रमुख कंपनियों के सीईओ थे, उनमें से प्रत्येक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति थे। फिर भी जब जय सिंह पहुंचे तो वे तुरंत खड़े हो गए, सम्मान से भरे चेहरे प्रदर्शित करते हुए। उनमें से एक नरेश नायक थे जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जय, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये समृद्धि निगम के सीईओ वांग शिंगे हैं। मास्टर जय, आपसे मिलना वास्तव में एक सम्मान की बात है। मैं ये जाम पीता हूं, आप जैसा चाहें वैसा करें। वांग शिंगे ने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। हम, जय सिंह ने उदासीनता से सिर हिलाया, अपने जाम को छुआ तक नहीं। लेकिन वांग शिंगे के लिए ये सिर हिलाना रोमांचकारी था, जैसे कि वो जय सिंह के इस इशारे से ही सम्मानित महसूस कर रहे हों। नरेश नायक ने मेज के नीचे तक परिचय जारी रखा। वहां का प्रत्येक व्यक्ति कोई साधारण चरित्र नहीं था। चाहे धन में हो या शक्ति में, वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सरिता के मामा और मौसी को अपने पूरे जीवन में सम्मान देना पड़ता। फिर भी जय सिंह ने केवल शराब का एक गिलास पकड़ा, उसे अपने होठों तक भी नहीं लगाया और ये लोग सभी सम्मान से भरे चेहरे दिखा रहे थे। नरेश नायक के साथ वे एक मेज से दूसरी मेज पर गए। ये स्पष्ट था कि इन लोगों का मुख्य ध्यान नवविवाहितों पर नहीं बल्कि पूरी तरह से जय सिंह पर था। हालांकि जय सिंह की उपस्थिति के कारण वे नवविवाहितों की भी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वास्तव में ऐसी शादी के लिए जय सिंह ने दूल्हा और दुल्हन के साथ जाम पिलाने की योजना नहीं बनाई थी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी उपस्थिति नवविवाहितों पर भारी पड़ जाएगी। लेकिन इस अवसर पर उन्हें बाहर आना पड़ा। ये लोग सभी उसके लिए यहाँ थे, अगर वह नहीं आते तो क्या उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं हो जाती? इसके अलावा उन्हें विकास के लिए कुछ रास्ते खुले छोड़ने की जरूरत थी। विकास के साथ जाम पिलाकर ये लोग विकास को भी जान जाएंगे। भविष्य में विकास जो कुछ भी करेगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा और यह जय सिंह अपने भाई के भविष्य के लिए रास्ता बना रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे जल्द ही उस मेज पर पहुंचे जहां सरिता बैठी थी। मेज पर मौजूद सभी लोग खड़े हो गए सिवाय विक्रम सिंह और सरिता के, जो बैठे रहे। अपने आसपास के लोगों को उसे मास्टर जय कहकर संबोधित करते और अपने कांपते हुए सम्मान को व्यक्त करते हुए सुनकर मामा और मौसी के चेहरे लाल हो गए।
वे बस यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे किस तरह के व्यक्ति से मिले थे। हालांकि जय सिंह की नज़रें उन पर एक पल के लिए भी नहीं टिकीं। ये लोग उसकी नज़र में कुछ भी नहीं थे। अंत में जय सिंह उस मेज पर पहुंचे जहां प्रेमनाथ बैठे थे, जो मुख्य रूप से रामपुर शहर के कुछ धनी व्यापारियों से भरी हुई थी। इन व्यापारियों ने सभी जय सिंह को जाम पिलाने के लिए उठे, जिन्होंने हर एक को गुजरते हुए थोड़ा सिर हिलाया, जब तक कि उनकी आंखें अंत में प्रेमनाथ पर नहीं टिक गईं। यह आदमी आखिरकार एक बुजुर्ग था जिसका जय सिंह बहुत सम्मान करता था। प्रेमनाथ अंकल, जय सिंह ने धीरे से कहा। प्रेमनाथ ने जबरदस्ती मुस्कुराया। जय, शादी का आयोजन बहुत अच्छा है, तुमने बहुत मेहनत की है। उसने आयोजित किया। दूसरी मौसी और तीसरे मामा दोनों चकित थे, उन्हें अभी भी स्थिति का पता नहीं चला था। क्या इन लोगों को चाचा रामप्रसाद ने आमंत्रित नहीं किया था? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। जय सिंह हंसा। यह मुख्य रूप से मेरे दोस्तों ने मदद की, अगर तुम्हारा प्रभाव नहीं होता तो ये लोग कैसे आते? प्रेमनाथ हंसा, अपना गिलास उठाया और कहा, इसे छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते हैं। चलो एक जाम पीते हैं पिता और पुत्र, जब तुम्हारे पास समय हो तो प्रेमनाथ अंकल के साथ एक जाम पीने आना। जरूर, जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और एक ही बार में अपना गिलास खाली कर दिया। जय सिंह और अन्य लोगों के जाने के बाद दूसरी मौसी और तीसरे मामा अभी भी भ्रमित थे। थोड़ी देर बाद तीसरे मामा को होश आया। वह प्रेमनाथ के करीब झुका और धीमी आवाज में पूछा, बॉस प्रेमनाथ, क्या हो रहा है? क्या जय सिंह ने ये शादी आयोजित की? प्रेमनाथ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सुजाता ने उसकी तरफ व्यंग्यात्मक रूप से कहा, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता ये लोग वे सभी जय सिंह के लिए आए हैं? क्या? तीसरा मामा हक्का बक्का रह गया। तुम्हारा मतलब है कि ये सभी लोग जय सिंह के लिए आए हैं? मुझे तो लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जय सिंह जानता भी नहीं है। बेशक वो उन्हें नहीं जानता, सुजाता ने कहा, लेकिन उसका सिर्फ एक शब्द ही काफी है। सिर्फ एक शब्द से विंध्य प्रदेश के धनी लोग यहाँ आने के लिए दौड़ पड़े। क्या तुम्हें नहीं पता, कल रात जय सिंह ने कुछ फोन किए और फिर ये सभी लोग आ गए। उनके आने के कारण रामपुर शहर के कई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम हो गए थे। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? तीसरा मामा हक्का बक्का रह गया। वह ट्रैफिक जाम के बारे में जानता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसके पीछे क्या था। अब उसे आखिरकार स्थिति समझ में आ गई। कल रात जय सिंह ने जो कहा था उसे याद करते हुए कि उन्हें जल्दी से कहीं और से कारें ढूंढ लेनी चाहिए, वरना उनके पास कोई कार उपलब्ध नहीं होगी। पहले उन्होंने जय सिंह का मजाक उड़ाया था जैसे कि वह पागल हो गया हो, लेकिन अब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि जय सिंह सिर्फ एक तथ्य बता रहा था और सरिता द्वारा शहर के अस्पताल के गेस्ट हाउस में उनके रहने की व्यवस्था करने और दूसरे मामा के रिश्तेदारों को अपने घर पर ठहराने की पिछली बातों को याद करते हुए उन्होंने अचानक पाया कि सरिता का घर अब वह नहीं था जिसे वे पहले जानते थे। यह उनकी कल्पना की सीमाओं से बहुत आगे निकल गया था। उसके एक आदेश पर विंध्य प्रदेश के धनी लोग सभी हिल गए, ऐसी थी उसकी पुकार की आश्चर्यजनक शक्ति। यह जय सिंह वह इतना अविश्वसनीय कब हो गया? क्या तुम ईशा का ऑटोग्राफ नहीं ढूंढ रहे थे? सुजाता ने ताना मारा। जय सिंह के पास जाओ। क्या तुमने नहीं देखा कि ईशा उसके कितने करीब है? बस जय सिंह से कहो और यह सिर्फ एक ऑटोग्राफ नहीं होगा, वह बिना किसी समस्या के तुम्हारी बेटी के साथ एक तस्वीर लेने के लिए दौड़कर आएगी। दूसरी मौसी हक्का बक्का रह गई। अब वह जय सिंह के पास जाने का चेहरा कैसे बना सकती थी? इस दौरान उसने जय सिंह का बहुत मजाक उड़ाया था। अचानक कुछ याद करते हुए तीसरा मामा तेजी से प्रेमनाथ और सुजाता की ओर मुड़ा। नहीं रुको, अगर जय सिंह इतना सफल हो गया है तो तुम सगाई क्यों तोड़ोगे? इस सवाल ने सुजाता के चेहरे पर ताने को जमा दिया, उसे मौत जैसी खामोशी में डुबो दिया। वास्तव में जय सिंह इतना अच्छा कर रहा है तो सगाई क्यों तोड़े? जय सिंह को उन बड़े लोगों से घिरे हुए देखकर सुजाता को सच में खुद को थप्पड़ मारकर मार डालने का मन कर रहा था। शादी का भोज गर्मजोशी भरी शुभकामनाओं के बीच समाप्त हुआ। आयोजन स्थल पर कई मेजें लगी थीं और जय सिंह हर मेज के पास से बस थोड़ी देर के लिए गुजरा। हालांकि उपस्थित बड़े लोगों को जरा भी अपमानित महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत वे जय सिंह के सामने अपना चेहरा दिखाने का अवसर पाकर उत्साहित और खुश थे। विंध्य प्रदेश में और कौन जय सिंह के प्रति अनादर दिखाने की हिम्मत करेगा जो 10 बड़े परिवारों को भी प्रभावित कर सकता है? शेखावत परिवार को तो जय सिंह ने ही गिराया था और गुप्ता परिवार का भी लगभग वही हाल था। 10 बड़े परिवारों में से 2 परिवारों को जय सिंह ने गिरा दिया था। क्या ये चौंकाने वाला नहीं हो सकता? होलकर परिवार को 10 बड़े परिवारों में शामिल कराने और उम्मीदवार परिवारों चौहान परिवार और जाधव परिवार को गिराने के बाद जय सिंह की प्रसिद्धि पूरे विंध्य प्रदेश में फैल गई थी। शादी में शामिल होने आए अधिकांश बड़े लोग वास्तव में जय सिंह को नहीं जानते थे और पहले कभी उससे मिले भी नहीं थे। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण मामलों को दरकिनार कर दिया था और जय सिंह से अपना चेहरा परिचित कराने के लिए लंबी दूरी तय की थी। निस्संदेह भविष्य में जय सिंह विंध्य प्रदेश में एक विशालकाय व्यक्ति बनने वाला था। कौन ऐसे व्यक्ति के साथ जल्द से जल्द अच्छे संबंध स्थापित नहीं करना चाहेगा? भले ही वे अच्छे संबंध स्थापित न कर सके, कम से कम वे करीब आना चाहते थे। वे दोस्त नहीं बन सकते थे, लेकिन वे दुश्मन बनने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। यही सभी के बीच आम विचार था। दोपहर में लोग एक एक करके जाने लगे और आयोजन स्थल पर आखिरकार शांति लौट आए। सरिता की मौसी और मामा हालांकि वहीं रुके रहे। वे सभी सरिता के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके चेहरे चापलूसी भरी मुस्कान से भरे हुए थे क्योंकि वे असली स्थिति जानते थे।
ये चाचा रामप्रसाद का प्रभाव नहीं था, बल्कि जय सिंह के कुछ फोन कॉल्स और शादी की व्यवस्था ने वास्तव में सभी को चौंका दिया था। वे जय सिंह के वर्तमान पद की सीमा की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जय सिंह का सिर्फ एक शब्द उनके सपनों को सच कर सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। दुर्भाग्य से सरिता के प्रति उनके पिछले रवैये के कारण उसने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया था। भले ही ये लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, सरिता ने उन्हें कोई नरमी नहीं दिखाई। इसके बावजूद वे अभी भी बेशर्मी से इधर उधर घूम रहे थे। ऊपर जय सिंह अभी भी मेहमानों की एक मेज का मनोरंजन कर रहा था। ये मेहमान कोई साधारण लोग नहीं थे। 10 बड़े परिवारों में से 4 परिवार के मुखिया वहां बैठे थे। नागेश नायक, अमरेंद्र सिन्हा और हेमंत होलकर के अलावा राणा परिवार से लक्ष्मण राणा भी थे। 10 बड़े परिवारों में सबसे नीचे होने के कारण राणा परिवार ने पिछली बार जाधव परिवार का समर्थन किया था, जिससे जय सिंह के साथ कुछ अप्रियता हो गई थी। पिछली घटना के बाद लक्ष्मण राणा को एहसास हुआ कि जय सिंह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसीलिए वो इस बार व्यक्तिगत रूप से जय सिंह को अपना चेहरा दिखाने और उनके बीच की दूरी को कम करने के लिए आए थे। जय सिंह को लक्ष्मण राणा से कोई दुश्मनी नहीं थी, उस आदमी को पहले गुमराह किया गया था। इसके अलावा लक्ष्मण राणा के 10 बड़े परिवारों के मुखिया के रूप में पद को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से रामपुर शहर आना भी जय सिंह के प्रति सम्मान का संकेत था। इसे देखते हुए पिछली घटनाओं का अब कोई मतलब नहीं था। मास्टर राणा, मैं आभारी हूं कि आप इस बार रामपुर शहर आए। जय सिंह ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराया। इस जाम के साथ बीती बातों को भुला दें क्या हम? लक्ष्मण राणा सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुए और जल्दी से उठकर हंसते हुए बोले, मुझे अभी भी मास्टर जय से माफी मांगनी है। मैं वास्तव में पहले उन खलनायकों द्वारा धोखा खा गया था और मैंने आपको नाराज किया। मैं मास्टर जय से क्षमा मांगता हूं। ये प्याला मैं सम्मान के प्रतीक के रूप में पहले पीऊंगा। अपने प्याले में जाम खत्म करने के बाद लक्ष्मण राणा ने भी राहत की सांस ली। जय सिंह के साथ अपनी दुश्मनी को निपटाना एक बड़ी इच्छा पूरी करने जैसा था। हा, नागेश नायक हंसे और बोले, ये हुई ना बात। असल में किसी के बीच कोई वास्तविक दुश्मनी नहीं थी, सब कुछ बातचीत से हल किया जा सकता है। हा, लक्ष्मण राणा भी हंसे और सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, पिछली बातों के बारे में मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था। अगर मास्टर जय ने यह नहीं बताया होता तो मुझे अभी भी उन लोगों के पीछे 3 दिव्य सम्राटों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। मास्टर जय, ये 3 दिव्य सम्राट आखिर हैं क्या? मैंने लोगों को कहते सुना है कि वे कुछ देवता लगते हैं, ये सच है या झूठ? भगवान का नाटक। जय सिंह ने ताना मारा, अगर वे सच में देवता होते तो क्या उन्हें तुम्हें इस तरह धोखा देने की जरूरत पड़ती? विंध्य प्रदेश को नियंत्रित करने के लिए वे असली शक्ति से सीधे ऐसा कर सकते थे, प्रयास क्यों बर्बाद करते? मास्टर जय, सही है। लक्ष्मण राणा ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि 3 दिव्य सम्राट उतने दुर्जेय नहीं हैं। विंध्य प्रदेश में मास्टर जय के होते हुए 3 दिव्य सम्राट ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी कर पाएंगे। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। अब उन्हें जय सिंह पर बहुत भरोसा था। वैसे जय सिंह, ईशा ने अचानक कहा, माया भी आने की योजना बना रही थी, लेकिन उसके पिता वापस आ गए इसलिए वह नहीं आ सकी। उसने मुझे तुमसे माफी मांगने के लिए कहा और नवविवाहितों को बुढ़ापे तक खुशी की कामना करने के लिए भी धन्यवाद। जय सिंह ने हल्की मुस्कान और सिर हिलाकर कहा। वो माया के बहुत करीब नहीं था, हालांकि माया उस पर मेहरबान रही थी। माया के पिता वापस आ गए हैं। नागेश नायक की आंखें चौड़ी हो गई। सच में स्वॉर्ड सेंट वापस आ गए हैं? हाँ, वह अभी कुछ समय पहले ही घर पहुंचे हैं, ईशा ने कहा। वरना माया क्यों नहीं आती है? भगवान, पिछली बार स्वॉर्ड सेंट 10 साल पहले वापस आए थे। मैं सोच रहा था कि वह कब लौटेंगे और अब वह वास्तव में आ गए हैं। नागेश नायक ने जय सिंह को देखा और मुस्कुराया। मास्टर जय, स्वॉर्ड सेंट एक सच्चे साधु हैं। अगर आप किसी दिन फुर्सत में हो तो हम प्रांतीय शहर में उनसे मिलने चलें क्या? हम स्वॉर्ड सेंट? जय सिंह ने नाम दोहराया, उत्सुकता से पूछा, क्या यह उनका असली नाम है? वास्तव में नहीं, नागेश नायक ने सिर हिलाया। उनका असली नाम यशवर्धन यादव है। जब वह 3 साल के थे तो वह गलती से एक चट्टान से गिर गए और भैरव पर्वत की तलहटी में हरिशिखर तलवार पर जा गिरे। उल्लेखनीय रूप से 3 साल की उम्र में वह जहरीले सांपों और खूंखार जानवरों से भरे पहाड़ की तलहटी से बाहर निकलने में कामयाब रहे, अपनी तलवार चलाते हुए। एक घटना जिसे एक चमत्कार के रूप में सराहा गया। क्या सच में ऐसी कोई कहानी है? हेमंत होलकर ने आश्चर्य से कहा, क्या ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है? एक 3 साल के बच्चे का चट्टान से गिरने से बचना एक बात है, लेकिन मैं भैरव पर्वत की तलहटी के बारे में जानता हूँ। सबसे अच्छे शिकारी भी समूहों में भी जीवित बाहर नहीं निकल सकते। एक 3 साल का बच्चा वहां से बाहर चला आया है। नागेश नायक ने एक रूखी मुस्कान दी और कहा, यह वास्तव में एक अफवाह नहीं है। मैंने उस घटना का अनुभव तेज प्रताप सिंह के साथ किया था। मैं यादव परिवार के साथ भैरव पर्वत की यात्रा पर था और अपनी आंखों से देखा कि कैसे यशवर्धन यादव चट्टान से गिर गए। यादव परिवार ने बहुत प्रयास किया और चट्टान की तलहटी में खोज करने के लिए कई विशेषज्ञों को काम पर रखा। तेज प्रताप सिंह सहयोग से पास में थे और मदद करने के लिए आए। एक साथ हमने चट्टान की तलहटी में प्रवेश किया और वास्तव में कई खूंखार जानवरों का सामना किया। यहां तक कि युद्धकला के कलाकारों के रूप में हमारी पार्टी के 3 लोगों की चट्टान की तलहटी में मौत हो गई, जो दिखाता है कि यह कितना खतरनाक था।
फिर भी अंत में हम यशवर्धन यादव को नहीं ढूंढ सके। जब हम बाहर आए तो यशवर्धन यादव पहले से ही बाहर थे। उनके कपड़े फटे और जर्जर थे और उन्होंने अपने हाथों में एक लंबी तलवार पकड़ रखी थी, वही हरिशिखर तलवार। वो अकेले भैरव पर्वत की गहराई में गए और चट्टान की तलहटी से तलवार के बल पर बाहर निकले। सभी चौंक गए और यहाँ तक कि जय सिंह ने भी एक गहरी सांस ली। यशवर्धन यादव वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, नागेश नायक ने आगे कहा। बाद में यशवर्धन यादव ने सीधे तलवार का अभ्यास शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र में वह निपुण हो गए और विंध्य प्रदेश के एक तलवार गुरु को हरा दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने उस समय के विंध्य प्रदेश के शीर्ष विशेषज्ञ जो गुरु जयंत थे को हराया। ये सुनकर सभी के चेहरे के भाव बदल गए और लक्ष्मण राणा ने धीमी आवाज में कहा, गुरु जयंत वास्तव में यशवर्धन यादव से हार गए थे, मुझे सच में यह नहीं पता था। नागेश नायक ने कहा, गुरु जयंत उस समय 50 साल के थे और 15 साल के किसी से हारना बर्दाश्त नहीं कर सके। वो सदमे से पागल हो गए। उन्होंने जयंत परिवार के सभी गुप्त मैनुअल जला दिए, जिससे उनका पतन हो गया। वे 5 महान युद्धकला परिवारों के नेता से सबसे नीचे चले गए, यहाँ तक कि दूसरों द्वारा पार किए जाने का भी खतरा था। भीड़ ने अफसोस के साथ आहें भरी। ऐसी बात सिर्फ गुरु जयंत के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी स्वीकार करना कठिन होगा। 18 साल की उम्र में यशवर्धन यादव ने युद्ध की दुनिया की यात्रा की। 25 साल की उम्र में वो अर्थ रैंक पर तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति बन गए। इसके बाद वो शादी करने और एक बच्चा माया पैदा करने के लिए घर लौटे। 31 साल की उम्र में उनकी पत्नी बीमारी से मर गई और वह मोहभंग हो गए और एक बार फिर युद्ध की दुनिया में घूमते रहे। 35 साल की उम्र में वो लौटे हेवनली ग्रेड पर 7वें स्थान पर पहुंच चुके थे और लोगों ने सम्मानपूर्वक उन्हें स्वॉर्ड सेंट के रूप में संदर्भित किया। यही यशवर्धन यादव नाम की उत्पत्ति है। गणना करने पर वो अब 45 साल के हैं। कोई नहीं जानता कि वो अब किस स्तर पर पहुंच गए हैं। भीड़ प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। यशवर्धन यादव का जीवन बस लुभावना था। जय सिंह हालांकि कुछ और सोच रहा था। उसने सोचा, आपने अभी जिन अर्थ रैंक और हेवनली ग्रेड का उल्लेख किया है वे क्या हैं? ओह, ये हमारे भारत देश के एक गुरु द्वारा आंके गए शीर्ष विशेषज्ञों की रैंकिंग है, नागेश नायक ने समझाया। अर्थ रैंक में वेनरेबल रेल्म के विशेषज्ञों की सूची है जो उन्हें आपस में रैंक करती है। दूसरी ओर हेवनली ग्रेड में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने वेनरेबल रेल्म को पार कर लिया है, तथाकथित अर्थ इमॉर्टल्स और उनकी शक्ति रैंकिंग। क्योंकि उन्होंने वेनरेबल रेल्म को पार कर लिया है इसलिए उन्हें अमर कहा जा सकता है। इसलिए उनकी रैंकिंग अब साधारण लोगों के साथ तुलना के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्चतम रैंकिंग जिसके संपर्क में हम आ सकते हैं वो अर्थ रैंक है। हेवनली ग्रेड पर मौजूद लोग इस सांसारिक दुनिया के संघर्ष से परे हैं। जय सिंह ने धीरे धीरे समझ में सिर हिलाया। मैं समझ गया, मुझे पहले इन रैंकिंग के बारे में पता नहीं था। नागेश नायक हंसे और जोड़ा, वास्तव में विभिन्न अन्य रैंकिंग भी हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक लिस्ट और शैडो रैंकिंग्स, और ये एक दूसरे से अलग हैं। सच में? जय सिंह ने उत्सुकता से पूछा। ब्लैक लिस्ट और शैडो रैंकिंग्स आखिर क्या है? ब्लैक लिस्ट में विधर्मी पंथों के विशेषज्ञ शामिल हैं जो हेवनली ग्रेड रैंकिंग में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए केवल अर्थ रैंक और हेवनली ग्रेड की बात करने से सभी शीर्ष विशेषज्ञ शामिल नहीं होते हैं। यदि ब्लैक लिस्ट के लोगों को शामिल किया जाए तो कई लोगों की रैंक गिर जाएगी। जहां तक शैडो रैंकिंग्स की बात है, ये हत्यारों की एक सूची है जो एक अलग रैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। हत्यारे अक्सर गुमनाम होते हैं, कई असाधारण प्रतिभा के होते हैं जिन्हें केवल कोड नामों से जाना जाता है, जिनकी पहचान अज्ञात होती है। इस प्रकार वे हेवनली ग्रेड या ब्लैक लिस्ट जैसी रैंकिंग में प्रवेश नहीं कर सकते। लक्ष्मण राणा ने सोचा, क्या इसका मतलब ये है कि हेवनली ग्रेड पर 7वें स्थान पर रहने वाला वास्तव में सभी अर्थ इमॉर्टल्स में 7वां नहीं है? बिल्कुल, नागेश नायक ने सिर हिलाया। ये वास्तव में ऐसा ही है क्योंकि कहा जाता है कि ब्लैक लिस्ट पर पहले स्थान पर रहने वाला हेवनली ग्रेड पर पहले स्थान पर रहने वाले से कम कुशल नहीं है। ब्लैक लिस्ट पर मौजूद लोगों की विशेषज्ञता हेवनली ग्रेड पर मौजूद लोगों से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। और शैडो रैंकिंग्स पर शीर्ष हत्यारा एक किंवदंती की तरह है। यह अफवाह है कि वे ब्लैक लिस्ट पर पहले से भिड़े थे और परिणाम अनिर्णायक था। भीड़ ने आश्चर्य में एक दूसरे को देखा। दुनिया में वास्तव में कुशल व्यक्तियों की कोई कमी नहीं थी। अमरेंद्र सिन्हा ने कहा, मास्टर जय इतने युवा हैं फिर भी इतनी ताकत रखते हैं। समय के साथ आप निश्चित रूप से हेवनली ग्रेड में प्रवेश करेंगे, ये तो निश्चित है, नागेश नायक ने गंभीर दिखते हुए कहा। अपने जीवन भर युद्धकला का अभ्यास करते हुए मैंने सबसे प्रतिभाशाली यशवर्धन यादव और मास्टर जय को देखा है। भीड़ ने अपनी नजरें जय सिंह की ओर घुमाई, एक बार फिर विस्मय में। नागेश नायक का निर्णय निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं था। उनकी नज़र में जय सिंह की तुलना यशवर्धन यादव से करना भी यह बताता है कि जय सिंह भविष्य में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। अभी भी चकित जय सिंह को एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा विशेषज्ञ थे। कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रम सिंह ने हमेशा जोर दिया था कि वह चौथा पृष्ठ खोले। उसकी वर्तमान ताकत वास्तव में अपर्याप्त थी। जब भोज समाप्त हुआ तो सभी अपने अपने रास्ते चले गए।
विकास का परिवार काफी देर से बाहर इंतजार कर रहा था और मेहमानों को विदा करने के बाद जल्दी से निजी कमरे में घुस गया। जय विकास का चेहरा लाल हो गया था, उसका उत्साह अभी तक दबा नहीं था। आज सब कुछ के लिए धन्यवाद, विकास ने जय सिंह का कंधा पकड़ते हुए कहा। अगर तुम नहीं होते तो मुझे सच में नहीं पता कि मेरी शादी कैसी होती। हम भाई हैं, ऐसे शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। जय सिंह मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हारी शादी में मदद नहीं करता तो यह वास्तव में मेरी ओर से एक चूक होती। हा हा हा, विकास जोर से हंसा, जोर जोर से सिर हिलाते हुए। ऐसा भाई दोस्ती के लायक है। मैं शायद इस जीवन में तुम्हें चुका न सकूं, लेकिन मैं इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। मुस्कुराते हुए जय सिंह ने विकास के कंधे पर थपथपाया। फिर चाचा रामप्रसाद आए और फुसफुसाए, जय, हमने हिसाब लगाया और शादी के तोहफे में लगभग 5 करोड़ रुपये मिले। क्या हम ये पैसा तुम्हारे खाते में जमा कर दें या हम इसे तुम्हारे घर ले आए हैं? जय सिंह ने आश्चर्य में पलकें झपकाईं। क्या करें? शादी के तोहफे जो नकद उपहार दिए गए थे, चाचा रामप्रसाद ने कहा। यह बहुत ज्यादा है। इसने वहां कई मेजें भर दी। तुम यह मुझे क्यों दे रहे हो? जय सिंह ने पूछा। ये तुम्हें दिए गए नकद उपहार हैं, तुम मेरे साथ इसका हिसाब क्यों लगा रहे हो? मैं शादी नहीं कर रहा हूं। आज सभी चौंक गए, खासकर चाचा रामप्रसाद का परिवार, जो सभी आश्चर्य में मुंह बाए खड़े थे। 5 करोड़, और जय सिंह वास्तव में इसे नहीं ले रहा था। अगर विकास के परिवार ने वह पैसा रख लिया तो यह निस्संदेह उनकी किस्मत बदल देगा। लेकिन वे ये भी समझते थे कि सारा पैसा जय सिंह के प्रभाव के कारण दिया गया था, इसलिए यह सही मायने में जय सिंह का होना चाहिए। वे मुख्य रूप से इसी मुद्दे पर जय सिंह के पास आए थे। यह उम्मीद नहीं थी कि जय सिंह इसे मना कर देगा। जय, सभी लोग तुम्हारी वजह से शादी में आए थे और तोहफे तुम्हारी खातिर दिए गए थे, इसलिए बेशक पैसा तुम्हारा है, विकास ने तत्काल कहा। मैंने तुमसे कहा यह मेरी शादी नहीं है, तो मैं ये तोहफे क्यों लूं? जय सिंह मुस्कुराया। चूंकि उन्होंने ये तुम्हें दिया है तो यह अब तुम्हारा है, इसे मना मत करो। विकास का परिवार हक्का-बक्का रह गया। एक शादी ने अचानक उनकी किस्मत बदल दी थी और वे अमीरों की तरह जीने की राह पर थे। एक पल की चुप्पी के बाद विकास ने जोर दिया, नहीं नहीं, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जय, हम बस ये पैसा स्वीकार नहीं कर सकते। तुमने हमारी बहुत मदद की है और अगर हम ये पैसा रख लेते तो क्या हम कृतघ्न नहीं होते? अगर तुम इस तरह से कहते हो तो मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जय सिंह मुस्कुराया। पैसा तुम्हें शादी के तोहफे के रूप में दिया गया था। अगर मैं इसे ले लेता तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारी शादी से फायदा उठा रहा हूँ?